अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले बाजार पर दबाव। निफ्टी आधा फीसद से नीचे फिसला। बैंक निफ्टी में करीब 200 पॉइंट की गिरावट। इन्फोसिस, HUL, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने बनाया दबाव। मिड कैप में भी सुस्ती का। बोनस और शेयर स्प्लिट की खबर से बजाज फिनसर्व में 6% से ज्यादा का उछाल। बना एफएनओ का टॉप गेनर। उधर नतीजों से पहले बजाज फाइनेंस भी 2% ऊपर। एशियन पेंट्स ने पेश किया अनुमान से कहीं अच्छे नतीजे। मुनाफा करीब 80% ज्यादा बढ़कर करीब 1036 करोड़ रुपए। रेवेन्यू में भी करीब 54% की बढ़त। मार्जिन्स में करीब 2% का सुधार। वहीं बजाज ऑटो का मुनाफा और रेवेन्यू दोनों अनुमान से कम। खराब नतीजों के बाद टांला प्लेटफॉर्म में भारी बिकवाली। रेवेन्यू, मार्जिन और मुनाफा तीनों गिरे। शेयर इंट्राडे में 20% के लोअर सर्किट पर। केमिकल कंपनी तत्व चिंतन भी कमजोर रिजल्ट्स के बाद 6% नीचे। कल आएंगे मारुति के पहली तिमाही के नतीजे। करीब 4 गुना बढ़ सकता है मुनाफा। वॉल्यूम्स में भी सुधार मुमकिन। उधर टाटा मोटर्स के घाटे में आ सकती है भारी कमी। ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी सुधार की उम्मीद। और 5G स्पेक्ट्रम नीलामी का पहला चरण पूरा। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अदानी एंटरप्राइजेज लगा रहे हैं बोली। 4.3 लाख करोड़ रुपीस तय हुआ है बेस प्राइस। 5G से 10 गुना बढ़ेगी डाउनलोड की रफ्तार। चलिए, कमाई का अड्डा, इसकी करते हैं शुरुआत। आप सबका स्वागत है, गुड आफ्टरनून। और अच्छा, मैं मार्केट्स पे आऊं, वीरू से बातचीत करूं उससे पहले बजाज ऑटो के नंबर्स और बजाज ऑटो का स्टॉक प्लीज अप फ्रंट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। नंबर अच्छे लग रहे हैं भाई। तो 7,560 करोड़ रुपए की रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस थी 2.3% रेवेन्यू बढ़ेगा साल दर साल। वो 7,560 के सामने 8,005 करोड़ की रेवेन्यूज क्लॉक हुई। उम्मीद से बेहतर वो रेवेन्यू मोमेंटम। अच्छा, ये टॉप डाउन बीट नजर आ रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा बताता हूं। एबिटा हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई 1195 करोड़ रुपीस, 1200 करोड़ का एबिटा आएगा। 1300 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा क्लॉक करा। 15.6% मार्जिन एक्सपेक्टेशंस थी, 40 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन बढ़ेंगे। 16.2% पे मार्जिन आए। 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ने की एक्सपेक्टेशन के सामने 100 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इंप्रूव हुए। और इसीलिए मुनाफा भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर। 1050 करोड़ की एक्सपेक्टेशन और 1175 करोड़ के करीब मुनाफा पहुंचता हुआ। इसलिए मैंने ये वर्ड यूज करा टॉप डाउन बीट, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हर पैरामीटर पे थी मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दी। हर पैमाने पे नंबर्स अच्छे। इसीलिए स्टॉक दिन के लोज से कुछ मूव करता हुआ आपको नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी कमजोरी, क्योंकि रिजल्ट से पहले कल ही हम लोग इस स्टॉक की चर्चा कर रहे थे। जब आपको याद होगा, हम कह रहे थे नंबर से पहले वापस 4000 के ऊपर कामकाज करता हुआ नियर ईयर हाई ट्रेड कर रहा था। तो अब वैसे ही अच्छी तेजी बना चुका है स्टॉक। आज नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं। उस नंबर्स के बाद रिएक्शन था और अब टिक बाय टिक की जगह इंटरडे चार्ट दिखाएंगे तो रिएक्शन क्लियरली नजर आएगा। नंबर्स अच्छे थे, शार्प रिएक्शन, और अब 1% की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। कंपनी दरअसल कह रही है वो जो चिप शॉर्टेजेस थी, जैसे जैसे क्वार्टर प्रोग्रेस कर रहा था, वो चिप शॉर्टेजेस रिड्यूस होती हुई नजर आई। क्विकली भारतीय बजाज ऑटो पे बात, क्योंकि वो अभी तक 5G स्पेक्ट्रम की हेडलाइन दिमाग में थी। बजाज ऑटो पे मानस क्विकली जरा देख के बताइए चार्ट्स कैसे प्लेस्ड है। देखिए, बजाज ऑटो की जहां तक बात है, 3 दिन में हमने करेक्शन देखा, लेकिन हम अगर हम मेन ट्रेंड की बात करें तो वो ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। आई थिंक ये जो करेक्शन देखने को मिला है वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 20 डे मूविंग एवरेज 3900 के आसपास आता है, तो जब तक उसके ऊपर बजाज ऑटो ट्रेड करता रहे, आई थिंक गिरावट पे खरीदारी करने की ही राय रहेगी। तो 3900 के स्टॉप लॉस से अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का ब्रेकआउट हमने वीकली चार्ट में देखा, उसके टारगेट आई थिंक 4100 4125 के आसपास तक आते हैं। तो वो आपके पोजिशनल बेसिस पे टारगेट रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 3900 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो ये हो गया बजाज ऑटो की बातचीत, जिसके नंबर्स इस ब्रेक में आ रहे थे। सोचा अपफ्रंट उस पर पहले एक बार टच अपॉन कर लें, आगे और बातचीत करेंगे और डिटेल्स सामने आती रहेंगी। फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब जरा मार्केट्स की बात।
तो मंगलवार की दोपहर जरा बाजार के अब तक का प्रदर्शन स्क्रीन पर लगाई डॉक्टर साहब। 3/4% की कमजोरी के साथ और पिछले कुछ मिनटों में वापस प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको हमारे बाजारों का नजर आएगा। तो 135 पॉइंट दिन के लोस पे हम कमजोर थे, 495 के लोस छुए थे दे के, और हम उसी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए 495 लोस 510 के आसपास के जोन्स पे, 3/4% दबाव निफ्टी पे। और निफ्टी एक समय हमने जब शुरुआत करी थी तो आज सरप्राइज था कि वो इन ग्रीन पैच पे हिट हुआ था, 5 पॉइंट एक समय निफ्टी ऊपर था और अब वो दिन के लोस की तरफ वापस बढ़ रहा है। निफ्टी बैंक आज सुबह से एक शेड वीकर है, अभी भी 3/4% से ज्यादा का दबाव निफ्टी बैंक पे, 305 अंकों का प्रेशर है। 36,340 आज लोस थे, 420 पे तो हम आई गए, ये भी दिन के लोस की तरफ बढ़ रहा है, अभी दिन के लोस ब्रीच नहीं करें, उसके पास जा रहा है। कमजोरी थोड़ी सी बड़ी है इस बीच भारतीय बाजारों में वापस, और ब्रेथ सुबह से वो सुबह ही थोड़ी सी घबराने शुरू हो गई थी, खुला था बेहतर ब्रेथ के साथ, पॉजिटिव ब्रेथ के साथ, उसके बाद मोमेंटम स्टीम लूज आउट होती हुई नजर आई ब्रॉडर मार्केट से, और वो देखिए वो ब्रेथ और डिटोरिएट होती चली जा रही है, यानी कि गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ रही है। इस समय का जो इक्वेशन है 2:5 का रेशियो है, 7 में 5 कमजोर तो केवल 2 हरे निशान में इस समय कामकाज करते हुए नजर आएंगे। मैं बाकी के डिटेल्स पे आता हूं, पहले वीरू से जरा निफ्टी की कमेंट्री ले लें, क्योंकि वीकनेस थोड़ी सी बड़ी है, तो वीरू से जान लें मूड कैसा है। क्योंकि वीरू ने आज सुबह ही जब कहा था, उनकी कमेंट्री में जो पहला बेस था जब वायलेट हुआ था तो उन्होंने कहा था अभी रुक जाइए, वो पहला बेस जैसे ही वायलेट हुआ उसको रुकने की बात हुई थी, और हम वो प्रिकेरियसली वो सेकंड बेस, वो बड़े बेस के आसपास इर्द गिर्द घूमते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। वो सुबह के जो बेसिस वीरू ने मेंशन करे थे, वीरू वो सुबह बिल्कुल सही कॉल था, पहला बेस वायलेट हुआ, दूर रही है, सेकंड वो बड़े बेस में जो आपने मेंशन करा था अब उन्हीं जोन्स के आसपास थोड़ी सी वीकनेस, प्रोफाउंड थोड़ी सी वीकनेस बढ़ रही है। क्या मूड बन रहा है आज का, सेटअप कैसा बन रहा है? आशीष गुड आफ्टरनून। देखिए आशीष, आज 2 बातें थी कि हमें वेट सिर्फ तब तक करना है अपने शॉर्ट टर्म ट्रेड्स पे या फिर लॉन्ग ऑप्शंस पे जब तक स्क्रीन पे फर्स्ट बेस हो, और दोनों ही इंडिसेस ने, अगर आप देखें दोनों ही इंडिसेस ने अपने बस फर्स्ट बेस को रिस्पेक्ट नहीं दी। कोई भी बेस आशीष अगर एक बार इंट्राडे में एक बार भी वॉलेट हो जाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, याद रखिएगा। निफ्टी ने अपना फर्स्ट बेस 557 के जोन में वॉलेट कर दिया था, 605, और ये बेस वॉलेट हो गया था। अब आप दूसरे बेस पे आ गए हैं जो कि करीब करीब 515 की ट्रैजेक्टरी में था। आशीष देखिए क्या है ना कि एक बेस टूटने के बाद एक तो कॉन्फिडेंस वैसे ही कोलैप्स हो जाता है, और ये पिछले 1000 के पॉइंट में पहली बार ऐसा हुआ कि आपका बेस वॉलेट हुआ है, आपका स्टॉप लॉस लग गया है निफ्टी, और इस मैसेज को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना चाहिए। याद रखिएगा एक ग्लोबल इवेंट है, उससे पहले बहुत आतुर होकर आशीष मैं इंडस्ट्रीज पे ट्रेड लेना नहीं चाहूंगा। क्यों? अभी बेस 1 वॉलेट हुआ है लेकिन बेस 2 बाकी है। बेस 2 क्या है? देखिए आशीष, आपकी स्क्रीन पे जो ये 513 का लेवल है ना, दिस इज आई थिंक अ फिल्टर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट्स, मतलब 15 पॉइंट्स नीचे है ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। डेली चार्ट्स पे निफ्टी का 100 डे में आता है करीब करीब 16,455 पे, ये मेरा सेकंड बेस का बेस 2 है, तो इसीलिए थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स है आशीष। आप देखिए जरा कॉल राइटर्स को आशीष, डायरेक्टर साहब प्लीज वो 3 कॉल्स और पुट्स लिखे आइए। आज कॉल राइटर्स में कन्विक्शन ज्यादा है, और आपको सुबह हमने जो बात डिस्कस की थी, जो कि मैंने कही भी थी कि एफआईएस के डेटा में एक चीज खराब है कि उन्होंने अपनी जो शॉर्ट पुट है वो कम करी है, और 16,500 के पुट ने कल भी ओआई खोया था आशीष। और अगर आप इस वक्त के स्टैट्स भी देखें तो ये क्लियरली विजिबल है कि इवन 16,300 का पुट राइटर एग्जिट ढूंढ रहा है, और 16,500 की पुट में 20 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, 16,400 की पुट में 14.5 लाख से जुड़े हैं, 80 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। स्क्रीन देख के क्लियरली लग रहा है आशीष कि 16,600 के कॉल राइटर ने आज ग्रिप ली है, और 16,500 की पुट 20 लाख का बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। 16,455 जो है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आशीष, ये स्टैट्स, ये सर्कमस्टेंसेस, इवेंट्स, ऑप्शन राइटर्स, प्लेसमेंट जो है ना निफ्टी पर 100 डे और 50 डे की, वो इंडिकेट कर रही है कि बॉस दिस इज एक्सट्रीमली ट्रबल्ड जोन। छोड़िए, इस जोन में ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं। मेरे पास एक मीनिंगफुल स्टॉप लॉस नहीं है, मेरे पास मीनिंगफुल ट्रेड लॉन्ग के लिए नहीं है, शॉर्ट के लिए नहीं है। तो मैं आशीष, एक बार अमूमन मेरी रणनीति यही होती है कि एक बड़े स्विंग के बाद अगर कोई आपका बेस टूट जाए, ऐसा ले जाए, तो प्लीज कुछ समय के लिए बाहर रहिए, सोचने का मौका जुटाइए अपने लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और वो सुबह ही वर्ड ऑफ कॉशन वीरू ने दे दिया था, जैसे ही वो पहला बेस टूटा भी था
तो बड़ा इवेंट से पहले कुछ वीकनेस, कुछ कंसोलिडेशन में जाते हुए इक्विटी मार्केट्स। अच्छा, बड़े इवेंट पे आने की, अब निफ्टी बैंक पे जाऊं तो बड़े इवेंट की बात छेड़ दी तो कल का इवेंट्स कैलेंडर, कल के सिर्फ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हाईलाइट कर रहा हूं यहां पे। अभी एक रिजल्ट बचा हुआ है आज। अब तक निफ्टी के 3 नंबर्स आने थे आज। हमने बजाज ऑटो अच्छे नंबर्स, एशियन पेंट्स अच्छे नंबर्स आते हुए देखे। एशियन पेंट्स भी आगे हम लोग बातचीत करेंगे। एलएनटी अभी अवेटेड, तो उसको रखिए रडार पे। एलएनटी आमतौर पे बाजार बंद होने के बाद आता है, तो मेरे इवेंट्स कैलेंडर का पार्ट बन गया। कल फिर से एक और रिजल्ट हेवी डे है, और रिजल्ट हेवी डे से पहले जो वीरू बड़ा इवेंट कह रहे हैं, आज से फेड की 2 दिनों की बैठक शुरू हो गई। कल वेडनेसडे को शाम को उसका आउटकम आना है। ये उसी बड़े इवेंट की वीरू बातचीत कर रहे हैं जिसमें फिर से एक रेट हाइक। फेड ने अपनी पिछली पॉलिसी में इंडिकेशन दे दिए थे 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स का हाइक। बाजार इस समय फैक्टर इन कर रहा है 75 बेसिस पॉइंट्स का हाइक। कुछ लोग मान रहे हैं फ्रंट लोड ना कर दे, अपनी इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए 1% दे दे। तो ये पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट और कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट। ये वो बड़ा इवेंट है जिसकी बात वीरू कर रहे हैं। कल 11:30 बजे रात अगर आप जगते हो तो वो इवेंट प्ले आउट होगा, अदरवाइज थर्सडे सुबह तो हम लोग होंगे ही, सब लोग बातचीत करते हो उस इवेंट पर। दूसरा रिजल्ट हेवी डे। आज 3 नंबर्स थे, कल फिर 3 नंबर्स। मारुति, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, इनके रिजल्ट्स कल स्केड्यूल्ड हैं। वायदा बाजार के बाकी नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक और रिजल्ट हेवी डे, और इसमें जोड़ देना है हमें एलएनटी का रिएक्शन भी। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट इवेंट लिस्ट, कल का ट्रेडिंग सेशन भी होने वाला है। तो बिल्कुल ठीक, बड़े इवेंट से पहले कुछ कंसोलिडेशन के मूव्स शायद इस समय स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहे हैं। लेकिन वीरू, निफ्टी बैंक अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद एक शेड वीकर, और मैं ऐसे ही निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स टटोल रहा था। इक्का दुक्का सरकारी बैंक तो फिर भी हरकत में है, बाकी पूरा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस अब प्रेशर माउंट हो रहा है। क्या करना है निफ्टी बैंक को लेकर, इसके क्या लेवल्स वॉच आउट कर रहे हो? देखिए आशीष, मोरलेस अप्रोच यहीं पर है। बस देखिए बात यह है कि निफ्टी बैंक को लेकर मैं नेगेटिव इसलिए ज़्यादा नहीं हूँ। देखिए अभी भी ट्रेड मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेस जो था इंट्राडे में एक बार वॉलेट हो चुका है 405 का, 36,405 का। और जब एक बार वॉलेट हो जाती है चीज़, वो अपना सम्मान, वो अपनी रिस्पेक्ट, वो अगर आप देखें अपना जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होती है वो गवा देती है। आशीष, एक बात है याद रखिएगा, आज निफ्टी ने अपना 200 डिमा तोड़ा और 455 पे उसका 100 डिमा प्लेस्ड है। लेकिन जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, ये थोड़ा स्ट्रेच ज़्यादा हो गया था। और यकीन मानिए, बैंक निफ्टी का द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, जहां निफ्टी अपने बड़े एवरेजेस के पास खड़ा है, निफ्टी अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, निफ्टी बैंक माफ कीजिएगा, अपने इवन 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अभी भी 400 पॉइंट ऊपर है। तो ट्रेडर्स के पास यहां पर गंवाने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं इसीलिए कहूंगा, अगर आपने आज कोई ट्रेड लिया है या फिर नहीं लिया है, या फिर आप लेने की सोच रहे हैं, अभी थोड़ा सा वक्त दीजिए आशीष, क्योंकि अभी क्या पता ये थोड़ा सा रिट्रेस और हो जाए या ना भी हो। ये ऐसे मोड में है कि पूछिए मत। अपने एवरेजेस से काफ़ी ऊपर है, बट कोलैप्स भी नहीं हो रहा है, फर्स्ट बेस को भी वॉलेट नहीं कर रहा है। तो आशीष, मैं फिर कहूँगा, जरा आप ऑप्शन डेटा को देखिए। 2 राइटर्स ने, जैसे कि 16,500 और 16,600 के कॉल राइटर्स ने और पुट राइटर्स ने ग्रिप कर लिया था। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। जरा आप अपने स्क्रीन पे स्टैट्स देखिए ना, आपको बिल्कुल क्लियर वो पिक्चर हो जाएगी। ये ऑप्शन डेटा आपको एक डायरेक्शनल कॉल लेने के लिए मना कर रहा है। ये देखिए आशीष, 36,500 जहां पे आप खड़े हैं वहां पे 20 लाख कॉल, 36,600 पे 15 लाख, 36,700 पे 8 लाख, यानी 20, 15, 35, 35.5 और 8, लगभग आप समझ लीजिए 43 लाख कॉल बिकी हैं। और नीचे 36,400 पे 10, 36,500 पे 13 और 36,300 पे 7.5। ये जोन कंसोलिडेशन का है, इसको पुट राइटर्स ने, कॉल राइटर्स ने ग्रैब कर लिया है। आशीष, इस रेंज में डायरेक्शनल ट्रेड प्रायर टू इवेंट मुश्किल लग रहा है, और मैं बचना चाहूंगा आशीष। बेटर है कि थोड़े से स्टॉक्स पे आ जाइए, थोड़े से ऑप्शंस पे आ जाइए, क्लियर कट पैसा बन जाएगा। इंडिसेस पे इंडल्ज होना मेरे ख्याल से अब अगले 2 दिन इवेंट और एक्सपायरी, इसके चलते मुश्किल लग रहा है आशीष। बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुली वीरू ने समझा दिया क्यों अटकने का जोन है, क्यों इंडेक्स की जगह आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की तरफ बढ़ना एक ज्यादा समझदारी है। अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन जिस तरह की इवेंट्स हैं, शायद एक दायरे में सिमटते हुए नजर आए भारतीय बाजार।
अच्छा, मैं कुछ ही देर में एक्सपर्ट्स के टॉप कॉल्स, दो के दमदार ट्रेड्स लेने के लिए पैनल से बातचीत करूंगा। पहले वो जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स क्विकली बनाया डॉक्टर साहब ने, वो आपको दिखा देता हूं। प्रोड्यूसर साहब ने जो आज मेंशन करें, तेजी वाले सौदे कहां पे पड़ रहे हैं और मंदी वाले सौदे कहां पे पड़ रहे हैं, क्विकली जरा स्क्रीन को मूव करिएगा। ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखाई डॉक्टर साहब, कौन कौन से स्टॉक्स रेडार पे हैं। अरे बाप रे, बजाज फिनसर्व आज गजब का मूव। खैर, इसकी कल बोर्ड मीट है, वो बोनस और स्प्लिट को लेकर, उससे पहले अब हरकत में 6% का अपटेक, उसका रब ऑफ बजाज फाइनेंस। इसके नंबर्स हैं कल 1.25% के गेन्स। जेके सीमेंट, कई सारे सीमेंट स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, 3.5% जेके सीमेंट ऊपर। और डेल्टा कॉप आज सुबह गावस्कर के रेडार पे था, जुड़ गए, उनसे बात करूंगा बाद में। 4.5% की मजबूती के साथ अभी भी डेल्टा कॉप खड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। ये वायदा के कर्व से आज बाहर निकला है। दिखाइए जरा मंदी वाले ट्रेंडिंग शेयर्स कौन से हैं। इन्फोसिस आज बहुत वीकनेस दिखा रहा है, और अगर निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट बाद में दिखाऊंगा, देखिएगा किस तरह से इसका दबाव पड़ता हुआ। कल जैसे रिलायंस की पिक्चर थी, आज इन्फोसिस की है। 3.25% दबाव। डॉक्टर रेड्डीज में प्रेशर, एक्सिस बैंक प्रेशर में, ये अपने रिजल्ट्स पे आज रिएक्ट कर रहा है। 3% तक की कमजोरी इसमें देखने को मिल रही है। और मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट देखिए, 5-6% गवाता हुआ आज के ट्रेडिंग सेशन में। इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे आगे बातचीत, लेकिन अब टॉप कॉल्स ले लिए जाए सारे एक्सपर्ट्स के, और जो बेहतरीन पिक्स हैं। सबसे पहले स्वाति होतकर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। स्वाति, हाय, गुड आफ्टरनून। स्वाति, मार्केट रॉकेट की चर्चा आगे, पहले आप लोग का इस समय का सबसे प्रेफर्ड ट्रेड निर्मल बंग पे क्या पसंद आ रहा है आप लोग को? यस, गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड वीरू जी। फिलहाल तो अभी मोमेंटम में कॉल मुझे बाइंग साइड ही लग रहा है, जो कि है कोल इंडिया पे। ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है। अभी ये 52 वीक्स हाई अपने टेस्ट करने जा सकता है, जो कि 209 के आसपास है। तो मुझे लगता है इसकी जिस हिसाब से ये मोमेंटम एंड वॉल्यूम के साथ फिलहाल तो चल रहा है, ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। कोल इंडिया पे 195 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 220 रुपीज। कोल इंडिया, सुबह 7 बजे अमित सेठ साहब, 10 बजे श्रीकांत चौहान साहब, और अब स्वाति होतकर, ये सब आपको पिक्स दे चुके हैं। सुबह से इस ट्रेड को बढ़िया हम राइड कर रहे हैं। ये कंफर्मेशन है कि एक्सपर्ट को यहां से और तेजी नजर आती है, तो ये ट्रेड हमारे एक बढ़िया ग्रिप में, और 220 तक के अब टारगेट्स नजर आते हैं। और चाहे तो इन लेवल्स पे अभी भी स्वाति कह रही है ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। तो 220 के टारगेट्स, 195 के स्टॉप के साथ, ये पहला रेको है हमारे एक्सपर्ट पैनल का। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। कोई नया डेल्टा कॉर्प है क्या? हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई तो जरूर निकलेगा। गुड आफ्टरनून। मैंने जो स्टॉक चुना है इस वक्त वो है JSW स्टील। यहाँ पर एक तेजी नजर आती है गिरते मार्केट में। कल का मूव अच्छा था, आज सस्टेन हुआ, अब ट्रेड कर रहा है 593 पर। 590 का स्टॉप लगाना चाहिए। 600 ये पहला टारगेट है। अगर एक बार 600 चला जाएगा, फिर आते दिन में हायर जोन देखेंगे। JSW स्टील। JSW स्टील, याद रखिएगा कल अर्निंग्स बहुत खराब, लेकिन एक रिवर्सल लिया इस स्टॉक ने पूरे सेक्टर के साथ। नाउ डे हाई, स्टिल बाय। प्रकाश सर की कॉल है ये आज 2 बजे की। मानस, आप क्या ग्रैब करना चाहेंगे इस वक्त? क्या अच्छा लग रहा है आपको, इंप्रेस क्या कर रहा है इस वक्त? देखिए, SBI कार्ड पे मेरी नजर है। ये स्टॉक, देखिए पहले तो ये समझिए कि ट्रेंड यहाँ बहुत पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। अभी कुछ दिन पहले SBI कार्ड ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था। उसके बाद करीब 4 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन आज के पैटर्न और आज के आउट परफॉर्मेंस को देख के लगता है कि स्टॉक तैयार है नेक्स्ट मूव के लिए। तो SBI कार्ड में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 880 रुपए के स्टॉप लॉस से। 920 रुपए तक के टारगेट आपको SBI कार्ड में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहिए। अगस्त का जो 900 का कॉल ऑप्शन है, वहां पर ठीक ठाक लिक्विडिटी है, वहां पर आप खरीदारी करिए। तो SBI कार्ड का अगस्त का 900 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 31 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 24 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, करीब 50 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, SBI कार्ड्स 31.50 पे, इसकी 900 की कॉल। चार्ट लेके आइए स्क्रीन पे, कर रहा है SBI कार्ड्स, उसको देखेंगे। मैं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट इसका अगर आप देखें डिटरमाइन करने की कोशिश कर भी रहा था एक बार। प्लीज जरा इसकी फ्यूचर्स की प्लेट रखिएगा डायरेक्टर साहब, और आज जो भी चार्ट रखे स्क्रीन पे अलॉन्ग विद दैट आप प्लीज रोल ओवर की फिगर्स, यस, क्लियर कट चार्ट, बिल्कुल शानदार चार्ट। 200 दिमाग के ऊपर डिसाइसिवली एक हफ्ते से टिका, और एक नया फ्लैग का इंट्राडे ब्रेकआउट इस चार्ट में दिखाया जा रहा है। डेली चार्ट से माफ कीजिएगा, नॉट एक्जैक्टली इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट पे भी आप देखें रेंज का ब्रेकआउट आ रहा है 893 894 के ऊपर। शानदार मूव यहाँ पर। असित, आपकी कॉल क्या होगी बताइए? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। मेरे हिसाब से इन्फोसिस हम देख सकते हैं ऑन दी शॉर्ट साइड।
अभी 1453 का प्राइस है। आई थिंक इसका अगर 1440 का पुट देखेंगे इसी एक्सपायरी का, आई थिंक अराउंड 9 रुपीज में चल रहे हैं, स्टॉप लॉस ऑफ 5 रुपीज फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 15। मुझे लगता है कि इन्फोसिस में वीकनेस है, स्पेशली 1450 के नीचे अगर जाएगा तो वीकनेस और थोड़ा सस्टेन रहेगा, एम्पलीफाई करेगा। रैशनल ये भी है कि अगर ऊपर के स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, पुट अनवाइंडिंग जिस हिसाब से हुआ है दैट इज अराउंड 12 लाख एंड कॉल में राइटिंग हुआ है अराउंड 6 लाख। सो पुट राइटिंग में कन्विक्शन नहीं है। 14 आज के दिन पे 1400 के नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस में भी पुट अनवाइंडिंग हो रहे हैं, तो थोड़ा वीकनेस दिख रहा है। सो आई थिंक इन्फोसिस को वी कैन गो शॉर्ट। ओके, ये है इन्फोसिस। बिकवाली शायद हावी हो, उस बिकवाली को प्ले करने का तरीका 1440 का पुट खरीद के चला जा सकता है। कुछ ही देर में सस्ता ऑप्शन, वो 4 का चौके का पहला पार्ट जो है वो आपके लिए मानस रेडी कर रहे हैं। मानस के पास बाद में जाऊंगा फिर उस 4 का चौका के लिए। और उसके पीछे हमारे साथ आज का जो कॉर्पोरेट रडार है, कॉर्पोरेट स्कैन है, उसमें शारदा क्रॉपकेम के सीएमडी साहब से भी हमें बातचीत करनी है। लेकिन एशियन पेंट्स को जरा पुल अप करिएगा स्क्रीन पे। एशियन पेंट्स अभी 1-1.25% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। रिजल्ट्स का इंपैक्ट बढ़िया है, इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, पर रिजल्ट्स वाकई स्ट्रांग थे। इस पे गाबा सर आप जरा चार्ट रेडी रखिएगा एशियन पेंट्स का, मैं आता हूं आपके पास। नंबर्स आप लोग को बता दूं, मार्जिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर, 15.6% वाला मार्जिन बढ़कर 17.8% पे पहुंचा। इस तरह से मार्जिन का एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेक्टेशंस 875 करोड़ के मुनाफे की थी और आपके सामने मुनाफा है 1017 करोड़ रुपए का। और अभी अभी डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े आए, 24 से 26% की एक्सपेक्टेशंस, 34 से 35% के आसपास डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ क्लॉक करता हुआ एशियन पेंट्स। इस तरह के बढ़िया नंबर्स। इसमें मयरेश जुड़े क्या डॉक्टर साहब? मयरेश पहले आपके पास इस तरह के नंबर्स पे एशियन पेंट से एक्सपेक्टेड होना चाहिए था और अच्छा परफॉर्मेंस होता स्टॉक प्राइस के लिहाज से। इस तरह के नंबर्स मतलब कोई बर्जर पेंट्स, कोई कंसाई, कोई इंडिगो पेंट्स आज मूव करते नहीं कर रहे, सब रेड में, सिर्फ एशियन पेंट्स 1% ऊपर है। ये क्या प्योरली नर्वसनेस है किसी बड़े प्लेयर की एंट्री की जो रिएक्शन नहीं आ रहे? नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं है मयरेश। आफ्टरनून आशीष जी। ओ एब्सोल्युटली, आई थिंक एक बहुत शानदार सेट ऑफ नंबर्स एशियन पेंट्स ने डिलीवर किए हैं। और आप ये पूरी इंडस्ट्री का क्रक्स समझे, आई थिंक 2 पहलुओं पे आई थिंक निर्भर रहता है। पहली चीज आई थिंक डिमांड, और जो एशियन पेंट्स की डोमेस्टिक डेकोरेटिव पेंट्स में एक लीडरशिप पोजीशन है आज के तारीख में। और जैसे आई थिंक रियल एस्टेट के रजिस्ट्रेशंस अभी भी हो रहे हैं, आई थिंक इवन विद स्टैंप ड्यूटी इंक्रीजेस, मुंबई ने सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड किया था जून महीने में। साउथ में आई थिंक जो रजिस्ट्रेशन, जो प्री सेल्स के नंबर्स हमने देखे हैं, सोबा के हो, प्रेस्टीज के हो, या इवन नंबर्स बाय ओबेरॉय रियलिटी कोर बॉम्बे में, या डीएलएफ के नॉर्थ में, नंबर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो 2 चीजें आई थिंक, जो आई थिंक नए घरों की पेंटिंग डिमांड होती है वो, और जो आई थिंक एक रीडेकोरेटिव सेगमेंट, यानी जो हम वापस रिफर्बिश अपने घर करते हैं वो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मॉनसून्स के पहले आई थिंक बहुत एक्टिविटी बढ़ जाती है, और मॉनसून्स के बाद जैसे दिवाली का सीजन आ जाता है वहां पे भी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वॉल्यूम ग्रोथ लार्जली मिलर करती है जीडीपी ग्रोथ को। हम अनुमान अगर लगा के भी चलते हैं कि जीडीपी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाए, एंड इनफैक्ट जो इंटरेस्टिंग एनालिसिस आए आशीष जी, आई थिंक जो एक ब्लूमबर्ग का सर्वे हुआ था इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए, द बेस्ट पार्ट दैट हैज कम फॉर इंडिया इज देयर इज अ 0% चांस दैट अ लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट अक्रॉस एशिया पैसिफिक आर सीइंग कि शायद इंडिया रिसेशन में ना जाए। तो अगर जीडीपी में थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो 1.5 गुना जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है 1.5 टाइम्स, वो प्लेन वॉल्यूम ग्रोथ रहती है। तो इवन इफ जीडीपी ग्रोज एट 6.5-7%, हम प्रिज्यूम करके चल सकते हैं कि 10 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए। दूसरा आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट होती हैं, आई थिंक भले थोड़े ज्यादा लेवल पे हो, Q2 में एक्टिविटी मॉनसून्स की वजह से कम हो जाएगी, बट आई थिंक दैट इज अ नोन फैक्ट फॉर द मार्केट्स। और इनपुट कॉस्ट अच्छे खासे कम हुए तो आई थिंक मार्जिन्स में और भी प्रभाव आएगा, क्योंकि प्राइस हाइक्स लिए हैं, एंड इट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस कट्स कंपनीज करती नहीं है इवन इफ इनपुट कॉस्ट गो डाउन। एंड थर्ड, आई थिंक नए प्लेयर्स आ रहे हैं, आई थिंक देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ टाइम और स्पेस काफी है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है पेंट्स का, ऑलमोस्ट 40% अनऑर्गेनाइज्ड है। सो इवन इफ अ न्यू प्लेयर कम्स इन, आई थिंक अकोमोडेशन बहुत ज्यादा है ये इंडस्ट्री के लिए। तो लाजवाब सेट ऑफ नंबर्स, लीडरशिप पोजीशन है। मुझे लगता है आई थिंक कमेंट्री जैसे मैनेजमेंट के लिए मोमेंटम शेयर कर एशियन पेंट्स
आपकी स्क्रीन पर आप देखें नंबर्स के बाद 3136 के क्लस्टर में डे हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। मयूरेश जी अपनी डिटेल कमेंट्री समझिए। मार्केट्स देखिए, अगर आप देखें इस वक्त थोड़ा सा संभल के, जिस 2 बजे कार्यक्रम में हम नोट पर शुरू किया था वहाँ से करीब 100 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी बैंक में है। अब एक काम करते हैं, अपना जो 4 का चौका सेगमेंट है उसकी शुरुआत करते हैं और इसकी शुरुआत में आज हम जो ट्रेड लेंगे वो है सस्ता ऑप्शन और ये आएगा मानस जायसवाल जी के सौजन्य से। मानस जी बताइए क्या करेंगे आप, क्या ग्रैब कर रहे हैं? देखिए, आज के मार्केट पे मेटल में डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मेटल काउंटर्स ने ब्रेकआउट दिया है और मेरा समझना है कि हिंद कॉपर पे आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है। करीब 4 सेशन से स्टॉक अपने 50-डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वहां पर जाके थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा था, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन हिंद कॉपर ने आज अपने 50-डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। 98 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। इसका जो ऑप्शन खरीदेंगे अगस्त मंथ का 100 वाला जो कॉल ऑप्शन है वहां पर खरीदारी करिए। 4 रुपए 50 पैसे के आसपास के भाव चल रहे हैं। यहाँ पर 3 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 7.5 से 8 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, हिंदुस्तान कॉपर पे याद रखिएगा। अच्छा, मैं मानस आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा, प्लीज जरूर उसका जवाब दीजिएगा। मैंने एक स्पॉटिंग करी है, उसको भी इंक्लूड कीजिएगा प्लीज। पहले तो हिंदुस्तान कॉपर ये है, आप देखें आज का सस्ता ऑप्शन 98.05 पे ट्रेड करता हुआ। प्लीज एक्टर साहब वो ऑप्शन रखिए आपकी स्क्रीन पे। ये आज का पहला सस्ता ऑप्शन विकल्प है, 100 रुपए की कॉल 4.85 पे ट्रेड करते हुए अगस्त की। मानस जरा एक बार इंट्राडे में देखिएगा आईटीसी, बड़ा खूबसूरत ब्रेकआउट। अभी की कैंडल देखिए आपने, सडनली 302.61 से स्पॉट कूद के आ गया 303.50 पे। गजब का इंट्राडे ब्रेकआउट है इस स्टॉक में। क्या स्पॉटिंग करी आपने? इसका कोई ऑप्शन ग्रैब कर ले, चाहे वो आज का हो या अगस्त का हो, क्योंकि इट्स एन हाई फॉर आईटीसी। आई थिंक यस, ये मई 2019 के पैरेलली अलाइंड हो गया है। तो कोई ऑप्शन ट्रेड इसमें बताना चाहेंगे अगर कोई करना चाहे? इट्स अ फ्रेश इंट्राडे ब्रेकआउट, देखिए स्क्रीन पर। मानस आपकी राय? जी, तो देखिए हिंद कॉपर को देने से पहले मैं थोड़ी दुविधा में था क्योंकि मेरे पास 2 ही यही स्टॉक थे, आईटीसी और हिंद कॉपर। इसलिए मैंने हिंद कॉपर सेलेक्ट किया क्योंकि पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आईटीसी के चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने चार्ट्स पे देख लिया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और आई थिंक अब ये तो 320 या 325 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो आईटीसी में 300 का अगस्त का कॉल ऑप्शन लीजिए, 10 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है आपको 8 रुपए के नीचे, लेकिन 17 रुपए 18 रुपए तक के भाव आपको इस 300 के कॉल ऑप्शन में आईटीसी के देखने को मिल सकते हैं। तो अगस्त के आईटीसी के 300 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करिए। रखिए भाई आईटीसी को रडार पे, 300 का कॉल ऑप्शन। और इस समय का सस्ता ऑप्शन ट्रेड जो सबसे प्रेफर्ड था वो हिंदुस्तान कॉपर, अगस्त का ही 100 का कॉल 4.5 पे लेने की बात मानस ने करी है। ऑलमोस्ट 5 पे आके खड़ा हो गया है। 7.5 से 8 रुपए के टारगेट्स। 4 का चौका का जो अगला टीजर है वो 2:30 पे स्वाति होतकर के पास जाने वाले हम चार्ट का चमत्कार के लिए। लेकिन इस बीच एक कॉर्पोरेट स्कैम, और उस कड़ी में आज शारदा क्रॉपकेम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आरवी बुबना सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। बुबना साहब स्वागत है, गुड आफ्टरनून आपको। स्टॉक दिखाइए डायरेक्टर साहब और साथ साथ नंबर्स दिखाइए, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे। बुबना सर, आय में 32% का उछाल, उसके सामने EBITDA 54% का डिक्लाइन दिखा रहा है। तो कहा जा रहा है भाई वीक Q1 की अर्निंग्स हैं। क्यों इस तरह से खराब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, क्यों ऑपरेशनली इस तरह से EBITDA हिट होता हुआ नजर आया? सर आप मेरे ख्याल से हमारे Q4 के क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं। ना साल दर साल हमारा बिजनेस सीजनल बिजनेस है एंड वी हैव टू कंपेयर क्वार्टर टू क्वार्टर। तो हम अगर इस Q1 को कंपेयर कर रहे हैं तो लास्ट ईयर के Q1 से कंपेयर करना चाहिए। उसकी कंपैरिजन में EBITDA बढ़ा है और रेवेन्यू भी बढ़ा है अराउंड 32% कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। रेवेन्यू तो बिल्कुल सही कह रहा है, 32% बढ़ा। हमारा कैलकुलेशन कहता है EBITDA का 54% डिक्लाइन। हमारा कैलकुलेशन कहता है कि ओपीएम 18.5 से घटकर 6.5% हो गए हैं सर इस क्वार्टर में। क्या चीज? आपके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, आपका EBITDA, आपके मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं इस क्वार्टर में। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। हाँ। उसकी मेन वजह यह है कि हमारी सब सोर्सिंग है वो चाइना से होती है और यूएस डॉलर्स में होती है। और यूरो डॉलर की एक्सचेंज रेट है उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है।
यूरो हैज बिकम प्रीटी वीक कंपेयर टू डॉलर। तो जो हम $1 में खरीद के और €1 में बेचते थे तो हमको $1.2 मिलते थे 1 यूरो में, अब 1 यूरो में $1 मिल रही है। बट ये दिस इज अ वेरी टेम्पररी सिचुएशन। ऑपरेशनली मार्जिन्स में डिक्लाइन आया, ये सिर्फ क्रॉस करेंसी हेडविंड्स के चलते था, ऐसा कुछ नहीं कि कॉस्ट पास ऑन नहीं हो पाई, सिर्फ करेंसी फ्लक्चुएशंस ने इंपैक्ट कर दिया इस बार धंधे को, है ना? करेंसी की वजह से। तो आप लोग हेज करते नहीं हो क्या, या हेज करना शुरू कर रहे हो क्या? हाँ जी, आप लोग हेजिंग नहीं, जब इतना एक्सपोजर है अलग अलग करेंसीज में, तो आप लोग हेजिंग नहीं करते क्या, और हेजिंग या करना शुरू कर दिया? हेजिंग करते हैं मगर हम मेनली सेलिंग करते हैं। वी डोंट बाय, दिस इज वन डायरेक्शनल हेजिंग दैट वी डू। एंड अभी ये कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली ड्रॉप हो रहा था, सो वी डिड नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हेज। बट अभी हमें बताया गया है कि नाउ यूरो इज गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग। और ये जो लॉस आप जो बात कर रहे हैं ये मेनली नोशनल लॉस है। दिस इज नॉट द लॉस दैट हैज बीन फुली रियलाइज्ड, क्योंकि 30 जून को जो रिसीवेबल्स रहते हैं दे आर वैल्यूड एट द क्रॉस करेंसी रेट विच इज प्रिवेलिंग ऑन 30th जून। अब अगर यूरो बढ़ रहा है तो उससे ये लॉस भी कम होगा। दूसरी तरफ क्योंकि यूरो की बात हुई, आप लोग का तो यूरोप पे बहुत सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है, मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा सेल्स, 51% के आसपास की सेल्स यूरोप से आती है। ये रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग आपका बना हुआ है, तो यूरोप में ये स्लो डाउन का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा, धंधा जस का तस बना हुआ है सर, ग्रोथ अच्छी है क्या? धंधे में ग्रोथ है सर, इस क्वार्टर में भी ग्रोथ है कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। ये यूरोप में जो सब कुछ हो रहा है, कांट, जर्मनी, ये यूके, ये फ्रांस, हम लोग सुनते पढ़ते तो बहुत कुछ है, इसका कोई डिमांड पे असर नहीं पड़ता क्या सर? सर आपको अचंभा होगा सुनकर, उक्रेन की भी डिमांड बढ़ रही है। उक्रेन भी हमें इंक्वायरी भेज रहा है, एडवांस में पैसे भेज रहा है और माल ले रहा है। अरे वाह। तो सब जगह एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जो चलती रहती है, ये लड़ाई वार और दूसरी चीजें वो अलग रहती है। अच्छा, फिर एक और जाते जाते एक और सवाल, रॉ मटेरियल के कॉस्ट ईज ऑफ होने की बातें आजकल चल रही हैं, अपने पीक से सब इनपुट प्रेशर्स जो है ईज ऑफ हो रहे हैं, आपको उसका फायदा मिलना शुरू हुआ है क्या सर? मार्जिनल फायदा मिल रहा है। तो आप कह रहे हो अच्छा, तो ईजिंग है, वो प्रोसेस स्लो है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस थोड़ी ईज हो रही है और तो उसका फायदा मिल रहा है। शब्दों में रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग है, इवन यूक्रेन से भी अच्छी डिमांड आ रही है, तो यूरोप तो छोड़ दीजिए, और जो कुछ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हिट हुआ, मार्जिन दबाव में सिर्फ क्रॉस करेंसी के चलते, करेंसी फ्लक्चुएशन के चलते, अदरवाइज धंधे में कोई असर नहीं, दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। चलिए ठीक है, इस नोट पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए बुबना साहब, बढ़िया रहा। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स वीक थे, उसके पीछे प्योरली वो करेंसी फ्लक्चुएशंस का खासा इंपैक्ट। मैं शारदा क्रॉप पे मयूरेश के पास जाऊंगा बातचीत करने के लिए, उससे पहले 2:30 हो गया है और अब 4 का चौके की दूसरी कड़ी जो टीज करी थी, स्वाति को आप स्क्रीन पे दिखाइए और चार्ट का चमत्कार का टीजर लेकर आइए। स्वाति, क्या आइडेंटिफाई किया आपने? ये आशीष जी, जो मैंने पहले आइडेंटिफाई किए थे वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, जो कि एसबीआई कार्ड एंड आईटीसी दोनों काउंटर टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा कोई और स्टॉक लेना चाहूंगी तो वो है कैस्ट्रॉल इंडिया पे। जिस हिसाब से हम लोग ने फॉल देखा था ये पर्टिकुलर स्टॉक में, वहां से हमें एक बाउंस बैक रैली देखने मिल रही है। अभी 20 डेज मूविंग एवरेज का भी काफी सपोर्ट लेके हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चले, मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है वापस 200 डीएमए के लेवल टेस्ट करने की। तो कैस्ट्रॉल इंडिया पे करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 105 का स्टॉप लॉस रखिएगा, अपर साइड मुझे लगता है 120 से 125 के लेवल्स हमें देखने मिल सकेंगे। ओके, कैस्ट्रॉल इंडिया अगर आप देखें 102 पे करीब 2 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ। जरा प्लीज़ कैस्ट्रॉल का चार्ट लेके आइए स्क्रीन पे, क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, और ये अगर कॉल है तो इसकी डेली चार्ट से परफॉर्मेंस कैसी है, और एक बेस से बाहर निकलता हुआ याद रखिएगा स्टॉक, और एक 5-7 दिन के रिट्रेसमेंट के बाद आज अपनी फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकला काउंटर 112.20 पे डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं, फिर अगर आप देखें इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अप है, आपको एक से एक सेगमेंट अभी देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ी स्पॉटिंग कर लेते हैं। 1-2 स्टॉक्स लेके आइए जो कि केमिकल स्पेस में अच्छा कर रहे थे। सिर्फ एक ओआई आपको रीजन दिखाता हूँ, नवीन फ्लोरीन
आज 4250 पे अपने इस दौर के या फिर करियर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। 4250 यानी ये वो जोन है जहां पे ये फरवरी 2022 में ट्रेड कर रहा था। सुपर स्विंग मानस एट 4252, आई थिंक थोड़ा सा ये प्रश्न मेरे को मुश्किल लग रहा था पूछने में, लेकिन पूछना पड़ेगा। इतनी अच्छी खासी स्ट्रेंथ और इसके पीछे आपके स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली नंबर्स भी हैं, इसमें कोई लॉजिक बैठता है कि आप अगस्त का कोई ऑप्शन पकड़ लें स्लाइटली एट द मनी, क्योंकि कल ही और आज में इसने सब्सटेंशियल डिस्टेंस कवर कर लिया है। बट मेरे को ज़्यादा बड़ी चीज़ जानते नज़र आ रही है कि अगर ये 4250 के ऊपर सेटल हो गया तो ये पॉसिबली अगस्त में अच्छा मूव दे सकता है। कोई रीजनेबल ऑप्शन लगता है आपको? देखिए ऑलरेडी एक बड़ा मूव नवीन फ्लोरिन में देखने को मिल गया है, और अगर हम अगस्त के ऑप्शंस देखें तो जो 4300 कॉल ऑप्शन केवल मैं वही उसी को देख पा रहा हूं, और वहां पर वॉल्यूम्स नहीं है, तो ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे। आई थिंक अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं 4150 पे अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। देखिए पैटर्न पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने दो दिन में एक अच्छा खासा मूव देख लिया है, इसलिए फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। जो लॉन्ग पोजीशन है वहां पर 4150 के स्टॉप लॉस से खड़े रही है, ऊपर की तरफ 4375 की टारगेट के लिए। ओके अच्छा, चार का चौके का अगला टीजर है भाई। अब अगला जो चार का चौका आने वाला है वो मिड कैप फंडा है, और मयूरेश जोशी साहब स्क्रीन पे हैं। बस मयूरेश जी के पास जाने वाले हैं, लेकिन इस बीच एक और इंटरेस्टिंग कड़ी अब शो की दिखाइए। वो प्लेट बनाई थी हमारी टीम ने नई, क्या चल रहा है तैयारी, और क्या चल रहा है? तो और क्या चल रहा है में आज जो स्टॉक्स डिस्कस होने हैं सुमित स्टूडियोज में, इनके साथ बातचीत होनी है। और एक इंटरेस्टिंग स्पेस है ये तानला प्लेटफॉर्म्स रूट मोबाइल वाली। तानला प्लेटफॉर्म्स का स्टॉक स्क्रीन पर आएगा, 20% के लोअर सर्किट पे आज अपने रिजल्ट्स के बाद ट्रेड करता हुआ। इस पर रिक्वेस्ट करी शरद अवस्थी साहब, क्योंकि ये न्यू एज कंपनीज को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, आप लोग को याद होगा। तो शरद जी, बहुत कम लोग हैं जो बहुत माइन्यूटली इन दोनों कंपनीज स्पेस को, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो स्पेस है उसको बहुत माइन्यूटली ट्रैक करते हैं। उनमें से एक शरद जी थे, तो उन्हें रिक्वेस्ट करी कि आज क्या चल रहा है जरूर थोड़ा ना आपस में बात करें, क्या चल रहा है, में जो भी एक्सपर्ट हो उस सब्जेक्ट टॉपिक का उसको बुला लेने का, बातचीत कर लेने का। अब एक पहले तो आप बेसिक प्रमाइज समझे, मैंने जो समझाया, इन स्टॉक्स ने, तानला रूट ने, जब वो कोविड टाइम्स से बहुत सॉलिड रेटिंग दिखाई थी, क्योंकि डिजिटल टूल पकड़ रहा था उस समय, और हम लोग जो कम्युनिकेशन अभी करती क्या है आसान शब्दों में, वो जो सुमित जब पैसा विड्रॉ करते हैं एटीएम से तो इनके पास एसएमएस आता है। वो एसएमएस क्या है? वन टाइम पासवर्ड। और ऐसे ही आधार कहीं भी हम लगाते हैं तो आधार का अपडेट आ जाता है। मुझे लगा भी कहने वाले मैसेज क्या आता है, मैसेज आता है कि योर अकाउंट इज बैलेंस इज इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट वाला बैलेंस भी जो आता है वो भी ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये काम है। और ये काम जो सारी सर्विस मुहैया कराती हैं, जो ब्रिज बनती है कंपनी और क्लाइंट के बीच में, वो है ये तानला, वो है ये रूट। आज तानला प्लेटफॉर्म्स की इस तरह से पिटाई देख के लगा, क्योंकि सबको पसंद, अजीम प्रेम जी फिनवेस्ट है ना, इनकी फिनवेस्ट आम ने 1500 प्लस के लेवल्स मुझे याद है पैसा भी डाला था, और आज देखिए 20% के लोअर सर्किट के साथ 700 750 पे खड़ा हुआ है। शरद जी नंबर्स देखिएगा तानला के, क्या हो गया तानला को? ये बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट क्वार्टर जब एक डिसअपॉइंटिंग अर्निंग है, रेवेन्यूज डिक्लाइन हो रहे हैं लिटरली, और वो भी ऐसे स्पेस में जहां पे हर दिन ये पिकअप कर रही है। मेरे ख्याल से 20, 25, 30% का सीएजीआर ग्रोथ ड्रॉप क्लॉक कर रही है। क्या प्रॉब्लम है तानला के साथ? आपने कुछ रीड करा उसके बारे में? देखिए ब्रॉडली एक तो ये तिमाही और अगली तिमाही सीजनली थोड़ी सी इनकी वीक ही रहती है। टॉप लाइन के लेवल पे हम भी 800 करोड़ के आसपास ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो लगभग नंबर्स वहीं आए। बॉटम लाइन के लेवल पे कुछ फॉरेक्स के एक्सपेंडिचर्स हैं और कुछ मॉडर्नाइजेशन के इन्होंने खर्चे किए हैं, खास करके एंटरप्राइज सेगमेंट में थोड़ा सा इनको हिट आया है। उस वजह से बॉटम लाइन के लेवल पे जो 9 रुपए के आसपास की ईपीएस की एक्सपेक्टेशन थी, वहां पे करीब 7.5 रुपए की ईपीएस आई है, तो वो थोड़ा सा पैट के लेवल पे डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा है। पर मैंने जितना समझा उस हिसाब से Q1 Q2 में ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी मुझे लगता है जिस टाइप के इनके जो नए प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वाइसली हो चाहे ट्रू ब्लॉक हो, ये सब में आने वाले समय में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए। ओके, आप अगर आप देखें आने वाले टाइम में इंप्रूवमेंट की बात करें, लेकिन आशीष जानते हैं आप जिस वक्त इस कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट अर्निंग्स,
अगर आपकी कोई डिलीवरी है तो आपको शायद थोड़ा सा यहाँ पे सचेत रहना चाहिए। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दरअसल इस कंपनी का जो एक ना गोल्डन ईयर है, जैसे कि आशीष कह रहे थे कि उस कोविड काल में शुरू हुआ था। जुलाई 2020 में इस स्टॉक का प्राइस था 86 से एक वर्टिकल स्विंग आया। ये स्टॉक चला गया 786 से लेकर 730 की ट्रैजेक्टरी में फरवरी 2021 में। प्लीज स्क्रीन पे लॉन्गर टर्म चार्ट्स रखिएगा। फिर इसका एक सेकंड जो स्विंग आया वो 29 अक्टूबर 2021 को आया, जब 730 रुपए का ये स्टॉक एग्जैक्टली आपकी स्क्रीन पे चला गया 3100 रुपए पे, 2100 रुपए में, माफ कीजिएगा। आज का लो क्यों इंपॉर्टेंट है? 730 याद रखिएगा, ये इसका 17 फरवरी 2021 से लेके अब तक का सबसे बड़ा बेस है, जिसको शायद ये वॉलेट कर सकता है। मानस, ये इसके ट्रेडिंग करियर का पोस्ट जनवरी 2018 सबसे बड़ा वॉल्यूम डे है, सबसे बड़ी सप्लाई का इंडिकेटर है। अगर ये 310 के नीचे टिक गया तो क्या ये उसी जोन में लग जाएगा? आपने किस स्टॉक के बारे में बात की, मैं सुन नहीं पाया। तानला सॉल्यूशंस की बात हो रही है मानस, आपकी स्क्रीन पर तानला प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। डेढ़ ऊपर ट्रेड करता हुआ 730। जी, देखिए यहाँ पर ट्रेंड तो नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने बॉन्ड मूविंग एवरेजेस हैं वो ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं, उसके नीचे फिसला है। अगर आप ध्यान दीजिए तो मेरे ख्याल से 2021 में एक सपोर्ट रेंज बना हुआ था 775 765, उसको स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है, उसके नीचे फिसला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। तो कुल मिला के चार्ट पे तो सब कुछ नेगेटिव है। 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे देख रहे हैं प्राइस, और अब स्टॉक तैयार है 200 वीक मूविंग एवरेज की तरफ जाने के लिए, जो कि 550 के आसपास है। तो इतनी गिरावट और देखने को मिल सकती है। बिल्कुल दूर रहिए, इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी तानला में। ये है तानला प्लेटफॉर्म का हाल, और वीरू कह रहे हैं बिल्कुल कॉशियस रहिएगा अगर आपकी डिलीवरीज हैं स्टॉक को लेकर। तानला और रूट में फर्क भी समझ लीजिए। धंधा आपको समझाया था, तानला जाना जाता है डोमेस्टिक मार्केट, भारत का 40% का आसपास का मार्केट शेयर तानला प्लेटफॉर्म के पास, जो बिजनेस समझाया उसका। रूट जो है वो दरअसल ग्लोबल एंटिटी टाइप है, वो 5 कॉन्टिनेंट्स में ऑपरेट करते हैं, एशिया पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका और तमाम ज्योग्राफीज अलग अलग, सबसे रेवेन्यूज आते हैं। तो थोड़ा सा प्रोफाइल अलग है। ये ग्लोबल प्लेयर टाइप है, तानला डोमेस्टिक प्लेयर्स के तौर पे आपको नजर आएगा। अवस्थी साहब, दोनों में से एक चुनना होगा तो कौन सा, अगर चुनना है तो? नहीं, इन्वेस्टमेंट्स पे तो मुझे लगता है तानला ही बेटर है, क्योंकि 15 से 18% ग्रोथ हमारे अनुमान के हिसाब से अगले 3 साल रहनी चाहिए, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि 20 से 25 के मल्टीपल इन कंपनीज को जैसे जैसे एनवायरनमेंट सुधरता है, और अगले 2 तिमाही में नतीजे भी काफी बेटर आने चाहिए कंपेयर टू इस तिमाही। और शाम को कॉन कॉल के बाद भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काफी सेंटिमेंट में सुधार आना चाहिए। कॉन कॉल है इसकी? तो लगभग 1000 से 1050 के 1 साल के लक्ष्य के हिसाब से तानला काफी डिसेंट है। आज की कॉन कॉल में आप जुड़ोगे तो एक चीज कहा जा रहा है कि इनका एक बड़ा डोमेस्टिक क्लाइंट जो था वो इनसे मूव कर गया है, और इसीलिए आप क्यू ऑन क्यू सीक्वेंशली कुछ रेवेन्यूज में दबाव आता है। खैर, कॉन कॉल में क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी मैनेजमेंट क्या कह रहा है। रखिएगा रडार पे दोनों ही स्टॉक्स को, खासतौर पे तानला। थोड़ा सा दिक्कत भरा प्रदर्शन आज लोअर सर्किट हिट करता हुआ। और क्या चल रहा है में एक चीज और है, पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार ईयर लोज पे, आज इसने शायद अपने ट्रेडिंग हिस्ट्री के लोज छू लिए, 470 के आसपास के जोन। ये आजकल आप सिर्फ न्यूयॉर्क पे फोकस कर रहे हैं, कल जोमेटो पे बात कर रहे थे, आज पीबी फिनटेक नजर पड़ गई इस पे मेरी कि इस पे जिक्र ही नहीं हो रहा इसका। 70% जोमेटो नीचे आ गया, इतना जिक्र हुआ। 67 तो ये भी नीचे आ चुका है, तो इसका भी जिक्र तो होना तो बनता है। इतना ज्यादा जोमेटो से क्या हमारा कनेक्ट ज्यादा है, वो रोज स्कूटर चला आता है। हाँ, वो लोग भी पूछ रहे हैं कि बिरयानी मिलेगी कि नहीं है, तो ये बताओ बस बाकी सब तो छोड़ो। खैर, लेकिन पीबी फिनटेक में नियर टर्म के बढ़िया ट्रिगर्स हैं, और इस पे एक बड़ा कॉशियस स्टांस लेने की जरूरत दिख रही है। तो थोड़ा रेड फ्लैग एटलीस्ट आप रख सकते हैं दिमाग। बढ़िया ट्रिगर मतलब बड़े ट्रिगर है, और कॉशियस रहो। ओके। पहला ट्रिगर तो इन्होंने रिसेंटली खुद ही नोटिफाई कर दिया कि 19 तारीख को इनका एक वेबसाइट जो है पॉलिसी बाजार, उसको हैक हुआ था, वो हैक हुआ था, और कुछ फाइनेंशियल जो डिटेल्स थी वो सब जो शेयर हुई हैं उसके ऊपर वो जांच कर रहे हैं। तो ये एक पहला इमीडिएट ट्रिगर था, इसको बाजार ने शायद आड़े हाथों लिया, जैसे शेयर थोड़ा प्रेशर दिखा रहा है। लेकिन ऑलरेडी शेयर काफी करेक्ट हो चुका है। ये हाल फिलहाल में ऊपरी स्तरों से 60% साफ हो चुका है। मार्केट कैप काफी इरोड हुई है, 30,000 करोड़ रुपए के आसपास आ चुकी है। इंटरेस्टिंग पार्ट पहला कि इस कंपनी के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने इस कंपनी में हिस्सेदारी बेची है अपनी, और वो हिस्सेदारी लगातार बेच रहे हैं। उनको ईसॉप्स के मिले हुए शेयर थे जो वो
और उन्होंने बाजार में बेचे, और ये उन्होंने खुद नोटिफाई भी किया एक्सचेंज में कि वो बेच रहे हैं अभी भी। तो वो हिस्सेदारी बेचते बेचते 4.5% ले आए हैं, जो कि 6.5% की रेंज में कहीं थी, वहां से बिकते बिकते अब 4.5% आ चुकी है। फरवरी और मई 2 महीने में हिस्सेदारी बेची है। फरवरी का दाम भी आपकी स्क्रीन पर आएगा और मई का दाम भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। फरवरी में शेयर था 900 रुपया और मई में शेयर था 600 रुपया, तो 650 रुपया, और अभी का ये शेयर है वो है 474 रुपया। तो ऑलरेडी वहां से हाफ हो चुका है 2 महीने में, जहां पे चेयरमैन की तरफ से हिस्सेदारी बेची गई, और अभी भी चेयरमैन के पास ईसॉप के 4.5% शेयर बचे हैं। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग में उन्होंने खुद ही रिवील कर दिया है। ये हुई पहली डिटेल। दूसरा, इस कंपनी के नंबर्स आप देखेंगे, फाइनेंशियल्स। जब एनुअल रिपोर्ट या जब आईपीओ आना था उससे पहले के जो नंबर है उसमें लगातार घाटा कम होता आपको दिखेगा, चाहे FY19 हो, FY20 हो, FY21 हो, इन तीनों में घाटा आपको कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये कुछ और आंकड़े पहले इस पर आप बात कर लेते हुए सामने आएंगे, या फिर पहले फाइनेंशियल दिखा दीजिए। फाइनेंशियल के हिसाब से देखिए, 19 में 347, 20 में 304 और 21 में 150, यहां तक ये घाटा था। ये घाटा था जो कम हो रहा है। हाँ, ठीक है, और एकदम से अब 833 करोड़ घाटा आ गया। यानी इस फाइनेंशियल ईयर के 4 क्वार्टर में इन्होंने घाटा इतना बड़ा हो गया, जो कि आईपीओ आने के बाद हुआ है। नवंबर में आईपीओ आया और धीरे धीरे ये हुआ। अच्छा, अब आईपीओ आया तो उसकी भी डिटेल आपकी स्क्रीन पर आएगी। ये आईपीओ ठीक ठाक आईपीओ था, रीजनेबल आईपीओ था, और इस आईपीओ का जो साइज था वो आप देखेंगे स्क्रीन पे 5625 करोड़ रुपए का आईपीओ था, जिसमें फ्रेश इशू था 3750 करोड़ रुपए और ओएफएस था 1875 करोड़ रुपए। फर्दर इसको अगर डाइसेक्ट किया जाए फ्रेश इशू को, तो और डाइसेक्शन में आपको दिखाई पड़ेगा कैसे इस रकम का इस्तेमाल हो रहा है। उसमें इन्होंने बोला ब्रांड विस्तार में 1500 करोड़, कंज्यूमर बेस विस्तार में 375 करोड़, एक्विजिशन में 600 करोड़, नेटवर्क विस्तार में 450 करोड़ और अदर में 900 करोड़ रुपए। इस तरह के ब्रेकअप के बीच 800 करोड़ का घाटा, कहां गई रकम? तो ये कुछ चीजें हैं जो बड़ी अजीब सी लग रही हैं सबको अगर जोड़ा जाए तो। इस लिहाज से जरा इसके ऊपर नजर रखिए, एटलीस्ट एक कॉशियस स्टांस तो मेंटेन हो ही सकता है। ये बढ़िया क्या चल रहा है, मैं बढ़िया डॉट्स कनेक्ट कर दिए। पीबी फिनटेक जो ईयर लोज पे आज भी 5-6%, सही बात है, जोमेटो सब चर्चा करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं पीबी फिनटेक। जब आईपीओ आया था तब लीडर, लेकिन नेगेटिव बॉटम लाइन, कोई क्लियर पाथ नहीं था प्रॉफिटेबिलिटी का, और अब तो लॉसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। चेयरमैन साहब माल बेच रहे हैं, सारी दिक्कतें अब स्टॉक के सामने। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा स्टॉक को लेकर भी। और एक स्टॉक मैं दिखा देता हूं, वो मेरे प्रोड्यूसर साहब ने हाईलाइट करा, पैराडी फॉस्फेट्स। ये भी रीसेंट लिस्टिंग, पर ये उल्टी कहानी है, ये गजब का मूव दिखा रहा है। अब 3 महीने टाइम या लिस्टिंग हिस्ट्री का चार्ट दिखाइएगा। ये 19 जुलाई को 41 रुपीज पे था, आज 50+ रुपीज पे। 5 ट्रेडिंग सेशन में 25% का उछाल, बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ये उछाल इस स्टॉक पे बनता ही चले जा रहा है। महेश, पता है क्या चल रहा है? नहीं पता सर। 5 दिन में 25%। 5 दिन में 25%। तो वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। वॉल्यूम का बार अगर साथ में जोड़ देंगे तो देखिए क्या वॉल्यूम पिकअप होते हुए तेजी आ रही है। तो ये 5 दिन में 25 है तो 25 दिन में पैसे डबल। ये बस अक्षय कुमार के पास पहुंच रहे हैं अपन लोग, हो जाएगा। लेकिन ये स्टॉक्स को रखिए आप लोग रडार पे। ये रहा क्या चल रहा है आज की सेगमेंट। थैंक यू अवस्थी साहब जुड़ने के लिए। और इस बीच मयूरेश का वो 4 का चौके का अगला एलिमेंट जो है, अब उसका समय थोड़ा सा निकल ही रहा है बल्कि। इनफैक्ट मयूरेश, आज का मिड कैप पिक क्या है? आशीष, I think I'll continue with yesterday's pick, दावत, जो राइस स्टॉक है। 2-3 वजह वापस जो बहुत क्लियर संकेत दे रही है। पहला, आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ रहा है पिछले वर्ष हैज बीन आउटस्टैंडिंग कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो आई थिंक 14% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। एट द सेम टाइम अगर आप मार्जिन पिक्चर देखें तो थोड़े मार्जिन दबाव में जरूर आए थे, 12.5 से 11.5% तक फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। बट सप्लाईज बढ़ने की पूरी आई थिंक एक अपेक्षा है। क्यों? क्योंकि आई थिंक चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड से जो राइस एक्सपोर्ट और जो यील्ड निकल के आ रही है क्रॉप की, वो बहुत कम है। दूसरा देखिए, आई थिंक जो एंटायर फूड चेन है और जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हुए तो फूड चेन को लेके, फूड चेन कंसर्न्स आर गेटिंग ईज्ड। कहीं ना कहीं आई थिंक विड्रॉल्स हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सैंक्शंस, या जो आई थिंक पाबंदियां लगी थी और हो नहीं पा रहे थे यूक्रेन से। तो जैसे फूड सप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे वापस, आई थिंक क्योंकि आउटपुट कम हो गया है काफी देशों का, एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी जो मिडिल ईस्ट और यूएस तक सीमित थी, कहीं ना कहीं आई थिंक इवन टू द यूरोपियन नेशंस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। एंड बिकॉज ऑफ लेसर वॉल्यूम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, आई थिंक जो प्राइस है उसकी रियलाइजेशन ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है। तीसरा, इनका जो ऑर्गेनिक सेगमेंट है, अपार्ट फ्रॉम ब्रांडेड बासमती जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट करता है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग एट अ वेरी रीजनेबल क्लिप।
और डेट इक्विटी इन्होंने आई थिंक FY21 में जो 0.7 टाइम्स थी वो कम कर दिया है 0.5 टाइम्स। तो मुझे लगता है आई थिंक एक स्वीट स्पॉट में है राइस स्टॉक्स, वॉल्यूम एंड वैल्यू बेस्ड ग्रोथ आनी चाहिए एंड द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर शुड बी वेरी वेरी सपोर्टिव प्राइस के हिसाब से। तो आई थिंक LT Foods पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक आई कंटिन्यू टू टेस्टेड हिज कॉल, स्टॉप लॉस रखना चाहिए बिकॉज़ वी फॉलो स्टॉप लॉस एट ओनली एट 86 रुपीस। जो जोमेटो में अगर आप देखें गुंजाइश बाकी रह गई है वो LT Foods में मयूरेश जी पूरी कर रहे हैं, फुल बिरयानी। अच्छा मयूरेश जी बताइए, जीके के लिए पूछ रहा हूँ आपकी, ये LT Foods का कौन सा चावल है जो बासमती वो जो बिरयानी में यूज होता है, बताइए। तो उनके दो ब्रांड है गुरुजी, दो ब्रांड, एक दावत करके जिससे जानी जाती है जो टिकर कोड है और रॉयल करके है। तो ये दोनों ब्रांड बहुत बढ़िया है। दिए क्या? हाँ इसमें एक इनका एक वो है गोल्डन सेला बासमती है ना, वो जो है ना वो बिरयानी के लिए यूज होता है। तो ये मयूरेश कब खिला रहे हैं फिर बना के अच्छी वाली? बेहद शानदार, बेहद। सर फ्राइडे इवनिंग डन। लंच टाइम पे पता नहीं कहाँ भटकने लगे, एकदम से याद आया कि उसके लिए आपको मेरे को एयर टिकट भी भेजनी पड़ेगी, इतनी सस्ती बिरयानी मुंबई आने के लिए। खैर चलिए, थैंक यू एनीवे, थैंक्स फॉर इन्विटेशन। और आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो दावत इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, वाकई इसका टेक्निकल सेटअप बहुत अच्छा है। और एक बार जरा प्लीज दावत का चार्ट रखेंगे स्क्रीन पे। मानस कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? अगर ये 92 96 की ट्रैजेक्टरी निकल गई तो ये ऑल टाइम हाई का पोटेंशियल कितना अच्छा है इसमें, 109 वाकई। आई मीन चार्ट्स इंप्रेसिव हैं इसके। देखिए चार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो दावत का जो मेन ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव लगता है और आई थिंक ये 100 रुपए के लेवल्स को आने वाले समय में टेस्ट कर सकता है। अगर कोई छोटा सा करेक्शन मिल जाए तो आई थिंक 90 रुपए पे बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बाय रहेगा, जहां पर आपके 84 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करिए 100 रुपए के टारगेट के लिए। अच्छा ठीक बात। LT Foods रखिए रडार पे, ये आज का मिड कैप फंडा पिक। जोमैटो की वीडियो ने बात छेड़ी थी, स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइए। 11.5% के दबाव के साथ जोमैटो, और वॉल्यूम्स देखिए 36 करोड़ शेयर्स का ट्रांजैक्शन। कल के तगड़े वॉल्यूम से क्या हुआ था, 10 दिनों का औसत जो था बढ़ के 6 करोड़ शेयर्स पहुंच गया था, और आज के वॉल्यूम 36 करोड़ शेयर्स ट्रांजैक्ट होते हुए, ये है वो 1 साल का लॉक इन खुलने का असर। कैसे लोग किस तरह से वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, किस तरह का बिकवाली का प्रेशर हावी होता हुआ जोमैटो पे, जो अपने फ्रेश लिस्टिंग हिस्ट्री के लोस पे खड़ा हुआ है। कंप्लीट सर्कल कैपिटल के को फाउंडर और CEO गुरमीत चड्डा साहब जुड़ते हुए। गुरमीत जी स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून आपको। ये आपने आपकी टीम ने मिलकर जोमैटो को वैल्यू कर लिया क्या? क्या वैल्यूएशंस बैठते हैं, क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है सर इसकी? सर इंट्रिंसिक वैल्यू तो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है इन न्यू एज बिजनेसेस का। जो दबाव है उसके आपने अभी बताया कि जो लॉक इन खत्म हुआ। इनफैक्ट मेरे कुछ मित्र हैं जो जोमेटो में काम करते हैं, वो एम्प्लॉई जो ईसॉप का स्ट्राइक प्राइस था वो भी 40 से 45 रुपए था, तो उनका भी जो भी गेन था वो काफी वाइप आउट हुआ है। तीसरा, ये जब से इन्होंने ब्लिंकिट का एक्विजिशन किया है, जो एक जिसे हम बोलते हैं पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं, वो बाजार को लगता है कि और बढ़ गया है। दूसरा आप देखिए डोमिनोज जो जुबिलेंट फूड्स है, उन्होंने बात की कि वो एग्रीगेटर से हटना चाहते हैं। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स जैसे जुबिलेंट फूड्स या कल को कोई और भी QSR चेन ऐसा करती है तो उसका वॉल्यूम पे भी इम्पैक्ट आएगा। तीसरा हमने देखा जो उन्होंने जो पिछले क्वार्टर ग्रोथ दिखाई थी, उनमें जो वो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू उनका बड़ा था और कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बड़ा था, उस पे भी मुझे लगता है थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि शेयर गिर गया है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसको सडनली लेना चाहिए। थोड़ा सा देखना चाहिए कैसे बिजनेस मॉडल ये इवॉल्व होता है। जिस भाव पे आ रहा है शायद इतने करेक्शन के बाद हो सकता है थोड़ा सा स्टेबिलिटी देखने को आए, बट मुझे लगता है जो हमारा एनवायरनमेंट है अभी मार्केट का, इसमें आपका जो सबसे बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो अर्निंग सपोर्ट है। तो जहां पे अर्निंग सपोर्ट है आप वहीं पे इंक्रीमेंटल कैश को आप डिप्लॉय करिए। ये एडवेंचरस होने का टाइम बिल्कुल नहीं है। जोमेटो पे आपका ठीक है 40-10। और आशीष जानते हैं, मैं तो ये सोचता हूँ घर से निकलते जाते यहाँ से घर पहुँचते बहुत सुबह से यहाँ आते
कि ग्रॉसरी डिलीवरी कितने लोग करेंगे? आई मीन ब्लिंकिट की जो चिंताएं हैं वाकई अगर आप देखें ये वाजिब हैं। आपको कभी लगता है आशीष कितने लोग ग्रॉसरी डिलीवरी करेंगे? आपका जो घर के पास के सबसे बड़ा वाला अगर आप देखें जो नज़दीकी दुकानदार था वो भी डिलीवरी कर रहा है, ब्लिंकिट भी डिलीवरी कर रहा है, दुनिया जहां डिलीवरी में लगी हुई, कितने लोग डिलीवरी करेंगे? ये ब्लिंकिट को लेके वाकई कंसर्न जो है वो पॉइंट रखते हैं मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है? मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरी बीवी तो डिलीवरी इन्हीं से मंगाती है, इन्हीं लोगों में से कईयों से मंगाती है, तो मेरा सैंपल साइज थोड़ा गड़बड़ा जाता है। अच्छा तो नहीं, पर मैं आपको बताऊं आशीष, मैं घर से निकलता हूं, वो इंस्टा डिलीवरी चलने लगी आजकल वीरू को, जरूरत होती है वो आधे घंटे के अंदर डिलीवरी आती है, पता नहीं कौन सा, मेरे को पता नहीं कौन सी वेबसाइट के थ्रू होती है, वो आधे घंटे के अंदर बाकी माल आ जाता सारा का सारा। वो इनमें से नहीं है, वो कोई और है, मुझे तो याद भी नहीं किसी का। देखते हैं, चलिए आगे। हाँ नहीं, मेरे घर के पास तो आप यकीन मानिए आशीष 2 सेक्टर्स में कम से कम नहीं तो 25 तो अगर आप देखें स्टोर्स है और कम से कम नहीं तो 5 डिलीवरी एजेंट्स हैं। तो वाकई आई मीन खैर मेरे सोसाइटी में भी डिलीवरी होती है ब्लिंकिट की बस, बट यस बाजार का एक कंसर्न थोड़ा ज़्यादा है। 42.15 इट्स एन ऑल टाइम लो फॉर जोमेटो। गुरमीत जी एक दो चीज़ और बताइएगा, इस अर्निंग सीजन में अब तक जैसे कि आपने कहा कि जहां अर्निंग्स की विजिबिलिटी है, जहां अर्निंग स्ट्रांग है उसे चेस करिए, अब तक का ये अर्निंग सीजन आपको लगा कैसा? आपको अब तक के इस लगभग 50% अर्निंग सीजन में क्या सबसे ज्यादा इंप्रेस करके गया जिसको आप ठोक बजा के कह सकते हैं कि यस ये मेरी बाइंग लिस्ट में सबसे प्रेफर्ड स्टॉक है? तो कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नतीजे काफी अच्छे आए। आईसीआईसीआई बैंक का नतीजा बहुत अच्छा आया। आप देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम उनका लगभग 13,500 करोड़ हो गया है क्वार्टरली। आप जो उनकी लोन बुक है वो उसमें ग्रैनुलरिटी आ गई। अब रिटेल लोन बुक लगभग 2/3 है, पहले कॉर्पोरेट लोन बुक होती थी। और टफ पीरियड में भी पिछले अगर आप 2 साल देखें उनका जो क्रेडिट ग्रोथ रहा है वो लगभग 18-20% रहा है, तो उन्होंने मार्केट शेयर भी गेन किया है। आप कॉस्ट ऑफ फंड देखिए, इस टाइम पे कॉस्ट ऑफ फंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। उनका 3.46% है कॉस्ट ऑफ फंड 10,000 करोड़ के डिपॉजिट बेस पे, जो कि इंडस्ट्री में सबसे अच्छा है। अगर आप लोन की तरफ जाएंगे तो उनके करीबन 70% लोन फ्लोटिंग रेट है, 45% रेपो से लिंक्ड है, लगभग 23% MCLR है और 4-5% जो है और किसी उससे लिंक्ड है। तो इसका मतलब ये है कि उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपैंड करेगा। कॉस्ट ऑफ फंड सबसे कम है और उधर लोन जो है 70% से ज्यादा एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड है। डिजिटल इनिशिएटिव्स उन्होंने बहुत अच्छे किए। उनकी जो इंस्टा ऐप है उसमें आप नॉन आईसीआईसीआई अगर आप मान लीजिए करंट अकाउंट होल्डर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप एक ग्रोसरी ओनर हैं, आप QR कोड या इंस्टा पे जनरेट कर सकते हैं अगर आप आईसीआईसीआई ग्राहक नहीं है। तो डिजिटल इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा, तो मुझे लगता है उन्होंने काफी अच्छा किया। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी कंपनी में अब डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी जैसे KPIT के नंबर आए जिसे हम ERD बोलते हैं, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन प्ले जो होता है, IT का एक भाग है, जो कि इंडस्ट्री नैस्कॉम भी कहता है ये इंडिया का शेयर इसमें जो है लगभग 4 गुना हो जाएगा अगले 6-7 साल में। तो इसमें नतीजे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने 4-5 नए अकाउंट ऐड किए और ये ऑटो OEM स्पेशलिस्ट है, तो ये इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन में IT सॉल्यूशंस देते हैं, मिडिलवेयर में देते हैं, डिजाइन और आर्किटेक्चर में देते हैं, तो बड़ा डिफरेंशिएटेड प्लेयर। तो जिनका डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग है, डिजिटल ऑफरिंग ज्यादा है, हमने वहां फर्क देखा। हमने देखा माइंडट्री का ग्रोथ बहुत अच्छा आया मिड कैप में, परसिस्टेंट का ग्रोथ बहुत अच्छा है, कुछ जगह ग्रोथ अच्छा नहीं आया, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 1-2% ही रहा है। तो थोड़ा IT में डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है और करेक्शन काफी आया है, 30-40% करेक्शन आया है। तो बड़े स्टॉक्स में इंफोसिस और मिड कैप में जैसे मैंने अभी आपको 1-2 नाम बताए, माइंडट्री, परसिस्टेंट, KPIT, ये नतीजे अच्छे लगे। मुझे कंजम्पशन में भी आज एशियन पेंट्स के नंबर काफी अच्छे लगे। मतलब इतने प्राइस हाइक के बाद उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। उनका जो ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल कोटिंग सेगमेंट है उसमें अच्छा ग्रोथ आया है। इंटरनेशनल बिजनेस में उनका डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। होम डेकोर बिजनेस अब अच्छा कर रहा है। थोड़ा महंगा स्टॉक है बट बीच में 24-2500 आ गया था हमने जब IT के भी ग्राफिक दिखा दो अब, तो क्या फर्क पड़ा? दिखा दिए डायरेक्टर साहब वो जो स्क्रीन पे बने थे, क्योंकि बातचीत हो रही थी उन स्टॉक्स की। ठीक है, तो मैं बनवा के लाया था आपके लिए। ये सवाल थे गुरमीत जी की बैंक्स और IT के रिजल्ट्स, तो ग्राफिक भी स्क्रीन पे दिखाई डायरेक्टर साहब। गुरमीत जी ने बता दिया उनके प्रेफर्ड प्लेस कौन से हैं, ये वो परफॉर्मेंस। तो ये जो अच्छा रचना जी जुड़ चुकी हैं कुछ ही देर में, उनसे मैं FNO सुपरस्टार 4 के चौके की अगली कड़ी, लास्ट कड़ी के लिए जाने वाला हूं। तो ये जो गुरमीत जी IT अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है, पर इस क्वार्टर में आपने वो नोटिस करा होगा मार्जिन्स में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन,
और दूसरी चीज, अब तक कमेंट्रीज पे तो मेंशन नहीं है कि वो स्लो डाउन, रिसेशन, क्या इंपैक्ट, कितना धंधे पे असर, पर इन लोगों की डील विंस ठंडी पड़ रही है। विप्रो को छोड़ के सारे प्लेयर्स की, विप्रो तो एबरेशन था, विप्रो को छोड़ के सारे प्लेयर्स की डील विंस ठंडी पड़ी। ये कुछ इंडिकेशन तो नहीं है फॉर द डेज टू कम? तो जैसे मैंने बोला, आपको ना सर्विस मिक्स देखना पड़ेगा, क्लाइंट मिक्स का, वर्टिकल मिक्स क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप नंबर अभी देखेंगे तो जैसे हमने इसकी माइंडट्री की बात करी, उनका सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट नहीं बढ़ा है, तो वेज हाइक, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट और जो ट्रैवल रिटर्न हुआ है उस वजह से प्रेशर आया है, जो सप्लाई साइड प्रेशर। तो कुछ कंपनीज तो उसको अच्छा हैंडल किया है। अगर आप देखिए माइंडट्री को देखिए, क्योंकि मैं माइंडट्री के टॉपिक हूँ, 5 क्वार्टर से 5% का ग्रोथ है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। आप परसिस्टेंट देखेंगे तो कंटिन्यूअस ग्रोथ है। इन्फोसिस का डील विन थोड़ा कम हुआ है, बट उन्होंने गाइडेंस बढ़ा दिया है 14-15% का, क्योंकि एग्जीक्यूशन बेटर है। और वही हमने देखा कि थोड़ा सा नंबर टेक महिंद्रा का बाकी जगह और कुछ जगह जो है टीसीवी जो है टोटल जो है कम हुआ है। तो डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है। ब्रॉडली आपकी बात सही है, मार्जिन कम हुआ है, बट देखिए माइंडट्री ने मार्जिन इंप्रूव किया है, केपीआईटी ने मार्जिन थोड़ा सा बेहतर किया है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। तो जहां पे ट्रैक्शन अच्छा है, जहां पे ऑफरिंग्स डिफरेंशिएटेड है, वहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ब्रॉड व्यू नहीं लेना चाहिए सेक्टर का, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर और वेट करना चाहिए। हमने देखा वॉलमार्ट ने अपना गाइडेंस रिड्यूस किया आज सुबह और उसका फर्क देखने को मिला। तो थोड़ा सा स्लो डाउन का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जिसका भी जैसे जिसका बीएफएसआई में ज्यादा एक्सपोजर है, वहां हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। बट जिसका डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग है, क्लाउड ऑफरिंग है, ईआरडी है, वहां पे हमें अभी भी ट्रैक्शन अच्छा देखने को। ये बिल्कुल ठीक है। ये जो मैंने बोला था, डील विंस वगैरह, कंसर्न्स वगैरह जो थी, ये लार्जली लार्ज कैप्स के लिए वो हमने मैप किया था। इस क्वार्टर में मिड कैप्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, नीश ऑफरिंग्स वाली कंपनीज बेटर डिलीवर करके गई और कई सारी मिड कैप आईटी कंपनीज मार्जिन एक्सपैंड करके भी दिखा गई। तो ये बात सही है। तो आपको जरा सा स्पेसिफिक रहना है, स्टॉक्स जो चुनने वो जरा सा ढंग से, और जो गुरमीत कह रहे हैं उस तरह के स्टॉक्स को आप रडार पे रखिए। गुरमीत जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और क्विकली रचना जी के पास जा रहा हूं भाई, थोड़ा सा डिले के साथ सही, लेकिन रचना जी, आज का ये एफएनओ सुपरस्टार कौन सा है मैम? गुड आफ्टरनून। और सी एज ऑफ नाउ द मार्केट सीम्स कि ऊपर वाली साइड पे फॉर नाउ डन एंड डस्टेड है। और यहाँ पे अभी जो फॉल आया है आज सुबह से, उसमें आईटीएस प्लेड अ मेजर रोल। तो चाहे हम मीडियम टर्म के हिसाब से डिफरेंट व्यू रखें, लेकिन करंट डाउन स्विंग में आईटी इज प्लेइंग डेफिनेटली अ बिग रोल। तो हम यहाँ पे आज टेक महिंद्रा में जो फॉल देख रहे हैं, जिस हिसाब से टेक महिंद्रा ने ऊपर वाली साइड पे अपर लेवल्स को रिजेक्ट करा है, वो दिखाता है कि डाउन साइड पे यहाँ पे फर्दर गिरावट आ सकती है। और इसी हिसाब से हम टेक महिंद्रा को अगर शॉर्ट साइड पे देखें तो 1018 कैश के नंबर है, ये 1018 के नीचे ये जब तक रहेगा तो डाउन साइड पे दिस कैन गो टुवर्ड्स 988 एंड 978। टेक महिंद्रा आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो 999 पे ट्रेड करता हुआ, और अर्निंग्स बाजार को पसंद नहीं आई। हालांकि याद रखिएगा उतना बहुत ही वाइल्ड, बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन नहीं है, बट स्टिल अगर आप देखें स्टॉक जो है वो आज अपने 20 डे के नीचे स्लिप हुआ है और 1000 पे ट्रेड करता हुआ। बाकी आईटी अगर 2-3-4 दिन पहले अगर आप देखें स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, बट सडनली वो जो मूव है पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया। खैर, अब श्रीकांत चौहान हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज जुड़े हैं। श्रीकांत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए क्या चूज कर रहे हैं इस टाइम, क्या प्रेफर कर रहे हैं, बाय के लिए इस वक्त या सेल के लिए? बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के करीब आ चुका है और 16,500 से लेकर 16,000 शायद 480 या पकड़ लीजिए कि ज्यादा अगर पैनिक होता है तो शायद 450 के लेवल मार्केट दिखा सकता है। लेकिन हमें लगता है कि इन लेवल्स के करीब मार्केट के लिए एक बढ़िया सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से एक रिबाउंड भी दिखा सकता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर मैं इस लेवल पे अगर कुछ कॉन्ट्रा प्ले करना चाहूंगा तो किसी इंडेक्स एलिमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। और हमें लगता है कि भारती एयरटेल ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं, जो तकरीबन 683-684 के करीब ट्रेड कर रहा है और ड्यूरिंग द डे काफी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है। और यहाँ से अगर वापस इस लेवल से अगर रिबाउंड करता है तो जो नेक्स्ट लेवल्स आएंगे वो तकरीबन 700 से लेकर 710 के भी आ सकते हैं। से स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 710 रुपए के।
भारतीय एयरटेल 683 पर आप देखिए इट्स बाय और करीब करीब 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। और चलिए अब एक काम करते हैं, ये ट्रेड्स तो हो गए, थोड़ा सा मार्केट को बाइसेक्ट करके देखने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। और मैं ज़रा इस वक्त ये भी देखूंगा कि थोड़े से अच्छे रोलोवर्स कहाँ खड़े हैं, माफ़ कीजिएगा, अच्छे रोलोवर्स कहाँ खड़े हैं। पहले मार्केट को थोड़ा सा सेक्टर्स के लिहाज से देखते हैं। टॉप सेक्टोरियल रोलोवर कहाँ पे पा रहा है? इट्स 53, जो डिजिट कोड कर रहा है मेटल्स वो है 53 मेटल्स में। और अगर मैं इस पूरे सेक्टर को अगर आप देखें बाइसेक्ट करूं तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर है JSW स्टील का, यानी अर्निंग्स के लिहाज से जिस स्टॉक की सबसे बुरी अर्निंग्स थी, जिसमें एक सबसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक इमीडिएटली अगर आप देखें अर्निंग्स के बाद आया, उस स्टॉक में सबसे बड़ा रोलोवर है 596 क्या रहा है ये स्टॉक। ये प्रकाश सर की कॉल भी थी और याद रखिएगा ये स्टॉक 24 मई 2022 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो वर्स्ट क्या बाजार ने प्राइस में फैक्टर इन कर लिया, वो भी एक बात हो सकती है यहाँ पे। द हाईएस्ट रोलोवर इन मेटल्स स्टैंड विद JSW स्टील। दूसरा स्टॉक लेके आते हैं। दूसरे पायदान पे सबसे स्मार्ट रोलोवर है, एग्रेसिव रोलोवर है, वो है 52% के साथ, दैट इज आई थिंक केमिकल्स। इसमें सबसे बड़ा रोलोवर खड़ा है 57 के साथ UPL आज भले ही थोड़ा ठंडा पड़ गया हो लेकिन स्ट्रक्चर बड़ा गजब का है। श्रीकांत जी UPL पे आपका टेक 728। देखिए इट्स एक्सपायरी -2, मतलब अमूमन जो मोमेंटम होता है वो थोड़ा सा लूज होता है यहाँ जाने के बाद, डिसाइसिव मूव आता है एक्सपायरी के बाद। बट स्टिल कल और आज के प्राइस को बहुत खूबसूरती से 2 एवरेजेस ने कवर कर रखा है। 100-200 एक्सपोनेंशियल में एवरेज है। आपका टेक क्या है श्रीकांत जी केमिकल स्पेस में, स्पेशली ऑन UPL? बिल्कुल, तो देखिए UPL में अगर देखें तो इसमें हमने बड़ी रैली देखी थी, कुछ 600 रुपए के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वहां से बढ़ते बढ़ते 720-730 के लेवल्स को भी इसने छू लिया है। तो हमें लगता है कि थोड़ा ये रिएक्शन दे सकता है क्योंकि ओवर एक्सटेंडेड रैली है और शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट स्टेटस में आ चुका है। तो अगर करंट लेवल से अगर कुछ भी करेक्शन करता है तो 710 या 705 के भी लेवल्स दिखा सकता है क्योंकि काफी वॉलेटाइल स्टॉक है ये। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि इसमें कोई भी लॉन्ग पोजीशंस ना बनाए, एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर केमिकल्स में बाकी स्टॉक्स पे अगर फोकस करना है तो हमें लगता है कि यहाँ पे टाटा केमिकल एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे हम लॉन्ग के बेसिस पे ले सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी अपने हाई से करेक्ट हो चुका है और हमें लगता है कि 869 से लेकर 860 के रेंज में इसमें काफी बढ़िया सपोर्ट है। तो करंट लेवल से अगर कुछ केमिकल साइड में अगर कुछ लॉन्ग करना है तो टाटा केमिकल्स को लॉन्ग करके चले। टाटा केमिकल्स आपको ज़्यादा अगर आप देखें अच्छा लग रहा है, इम्प्रेस कर रहा है। ओके, टाटा केमिकल्स मुझे भी वाकई अगर आप देखें इम्प्रेस कर रहा है। और अगर एक सेकंड चॉइस इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिटरमाइन करनी हो, निकालनी हो, फाइंड करनी हो तो यस, देखिए रेप्लिका है टाटा केमिकल्स UPL का। कल भी इसने आप देखें 100 में अटैम्प्ट किया था, आज का हाई भी वही है। सो लेट्स वेट फॉर दिस लेवल 893, ये 2 दिन का हाई है। चलिए अब विषय को थोड़ा बदलते हैं और आपकी अगर ऑटो की सिर्फ दीवानगी है चलाने में नहीं निवेश करने में, तो आपको थोड़ा सा आप समझना चाहिए नंबर्स को। दीपाली मेरे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त और बातचीत करेंगे उनसे 2 नंबर्स पे, और वो हैं मारुति और टाटा मोटर्स। दीपाली, पहले चाहिए मारुति, नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, स्पेशली वॉल्यूम फ्रंट पे? दीपाली, नंबर्स मारुति से अच्छे एक्सपेक्टेड हैं और पिछले साल इस क्वार्टर का बेस भी लो था तो उसका भी एडवांटेज मिलेगा, बट ओवरऑल भी नंबर्स अगर आप लो बेस का फैक्टर भी हटा के देखेंगे तो अच्छे रहेंगे। टोटल वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो इस क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 में जो ओवर वॉल्यूम्स में ग्रोथ रही है वो 32.5% के आसपास रही है YoY बेसिस पे। साथ ही साथ कंपनी ने इस क्वार्टर में प्राइस हाइक भी किया है। तो एक तरफ वॉल्यूम्स की ग्रोथ, दूसरी तरफ प्राइस हाइक, जिसके कारण आपको दिखेगा कि रेवेन्यूज 47% के आसपास ग्रो हो सकते हैं मारुति के, और ये 17,770 करोड़ से बढ़कर 26,103 करोड़ आ सकते हैं। सिमिलरली लोअर बेस का इंपैक्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा फ्रंट पे भी दिखेगा। पैट कंपनी का 440 करोड़ से बढ़कर 1540 करोड़ आ सकता है। एबिटा में भी 173% की ग्रोथ रहेगी। अब 2 चीजें और बता दें आपको, मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर 4 में भी हमने एक बड़ी रिकवरी कंपनी के मार्जिन्स में आती हुई देखी थी और ये 6.7% से बढ़कर
9.1% के आसपास रहे थे सीक्वेंशियल बेसिस पे। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पिछले क्वार्टर का बेस जो है मार्जिन्स का वो 9.1% है, उससे बेटर मार्जिन्स कंपनी इस क्वार्टर में पोस्ट कर सकती है। अगेन क्योंकि कॉस्ट को ओवरऑल बहुत सही तरीके से कंपनी ने मैनेज किया है, प्राइस हाइक किए हैं, कोई डिस्काउंट्स नहीं दिए हैं, उसकी वजह से मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 4.6% से बढ़कर 8.6% के आसपास आ सकते हैं। तो ओवरऑल अच्छे नंबर्स रहेंगे, सीक्वेंशियल बेसिस पे भी आपको रिकवरी दिखेगी ओवरऑल अर्निंग्स में, और वाई बेसिस पे तो लो बेस की वजह से एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स एक्सपेक्टेड है मारुति से। मारुति, आपकी स्क्रीन पर आप देखें मारुति के नंबर्स की पॉसिबिलिटीज और प्रीएम्प्ट करने की दीपाली ने कोशिश करी। इस पर मैं चार्ट चुक लूंगा, लेकिन उससे ही काम करते हैं। पहले टाटा मोटर्स के नंबर्स के बारे में बात भी करते हैं। दीपाली, टाटा मोटर्स एंड स्पेशली ईवी नंबर्स जो होंगे दीपाली यहाँ पे, उसमें वॉल्यूम्स के एक्सपेक्टेशन है इस बार टाटा मोटर्स से? टाटा मोटर्स के ओवरऑल अर्निंग्स तो मिक्स बैग रहेंगे। हालांकि जिस ईवी की आपने बात की ही वीरेन, ईवी सेगमेंट कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, और इसी वजह से जो इनका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है इंडियन मार्केट्स में, डोमेस्टिक मार्केट्स में, वो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म लगातार करता आ रहा है। इस बार भी अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। तो अर्निंग्स में दो चीजें देखने वाली है टाटा मोटर्स की, एक तरफ डोमेस्टिक बिजनेस, दूसरी तरफ जेएलआर बिजनेस। जेएलआर बिजनेस की परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब रहेगी, वो इसी वजह से क्योंकि प्रीमियम गाड़ियों में अभी भी चिप शॉर्टेज का इशू बना हुआ है, जिसको लेकर हो सकता है भी 1-2 साल का समय और लगे। तो ओवरऑल जेएलआर की परफॉर्मेंस आपको कमजोर दिखेगी। रेवेन्यू 14% गिरेंगे, एबिटा 8% गिर सकता है। लॉस हालांकि आपको कम होता हुआ दिखेगा जेएलआर का वाई बेसिस पे 322 करोड़ से घटकर 115 के आसपास। लेकिन अगर आप इनका डोमेस्टिक बिजनेस देखेंगे तो डोमेस्टिक बिजनेस में जो पैसेंजर व्हीकल सेल्स है, जो कमर्शियल व्हीकल सेल्स है, वहां पर इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। इनफैक्ट इंडिया का जो कमर्शियल व्हीकल वॉल्यूम्स है वो इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट डबल हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। सिमिलरली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जो वॉल्यूम्स है वो पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले डबल हुए हैं, यानी 64,600 यूनिट्स पिछले साल इसी क्वार्टर की थी, और इस बार जो पैसेंजर व्हीकल की वॉल्यूम्स रही हैं वो 1,30,000 यूनिट्स के आसपास रही हैं। पूरा क्रेडिट ईवीज को जाता है, नए लॉन्चेस को जाता है। टाटा नेक्सॉन कॉन्स्टेंटली 70% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं ईवी सेगमेंट में, वो अभी भी लीडर बनी हुई है, तो उससे पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए ओवरऑल अगर आप मिक्स करके देखेंगे डोमेस्टिक बिजनेस और साथ ही जेएलआर बिजनेस, तो आपको नंबर्स में लॉस थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा। 4,323 करोड़ से घटकर 1,299 करोड़। रेवेन्यू 7.5% इंप्रूव हो सकते हैं। एबिटा में भी 24% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो 8.3% से बढ़कर 9.5% पर रह सकते हैं। ये ओवरऑल नंबर्स हैं, लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा, जेएलआर बिजनेस पे अभी भी थोड़ा प्रेशर दिख सकता है। ओके, डोमेस्टिक मार्केट जो है वो जो बिजनेस है वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और जेएलआर परफॉर्मेंस थोड़ा सा आप देखें दिक्कत में है। और मैं यकीन मानिए दीपाली के बात करते करते मैं चार्ट्स को देख रहा था, और ये दोनों चार्ट्स ऐसे नहीं हैं इस वक्त कि हम कोई भी प्री रिजल्ट्स अप्रोच बनाकर चले यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही स्टॉक एक सब्सटेंशियल मूव के बाद पूरे जून के, पूरे जुलाई के एक यू टर्न प्रोसेस में है। अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को वॉलेट कर रहे हैं। 10 डेमा के नीचे अगर आप देखें तो आपका टाटा मोटर्स ट्रेड करता हुआ 20 डेमा के ऊपर, याद रखिएगा, आपका मारुति नीचे आ चुका है। सो टाइम वाइज एंड ऑप्शंस की और साथ ही साथ एक्सपायरी को देखते हुए और एवरेजेस की प्लेसमेंट को देखते हुए प्री डिटरमाइंडेड अप्रोच मत रखिए। यहाँ पे पहले रिजल्ट्स को देखते हैं, फिर बात करेंगे। दिवाली बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं, फटाफट डीलिंग चेक को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बीटीएसटी का क्रम शुरू करेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए किन किन ट्रेड्स को चेस कर रहे हैं डीलर्स इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरू। देखिए, दो स्टॉक्स जो मेटल्स और माइनिंग स्पेस में से हैं। सबसे पहले कोल इंडिया पे बात करते हैं, जहां डीलर्स बीटीएसटी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। पिछले आधे घंटे में आपने देखा होगा कि मेटल स्टॉक्स और कोल इंडिया में खास करके आपको बाइंग के जो है ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम अगस्त सीरीज की भी बात करें तो रोल ओवर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं कोल इंडिया में। फॉर द टाइम बिंग 2 से 3% के अपसाइड के लिए डीलर्स यहाँ रेकमेंड कर रहे हैं खरीदारी। और आज भी अगर हम देखें तो लगभग 200 रुपए के साइकोलॉजिकल मार्क के ऊपर ये स्टॉक कंसिस्टेंटली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील स्टॉक 2-2.5% एक्टिव है। ऑब्वियसली यहाँ कॉर्पोरेट एक्शन की बातें चल रही हैं। रिजल्ट्स के ऊपर भी स्टॉक में आपको बाइंग ही दिखी, कोई प्रकार का सेलिंग प्रेशर यहाँ नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट डीलर्स का मानना यह है कि पोजिशनली यहाँ खरीदारी करके चलें 425 से लेकर 430 के लक्ष्य के लिए। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें अगस्त सीरीज में तो काफ़ी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप आपको इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है।
चलिए, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी यहाँ पर, याद रखिएगा रोलोवर्स के आंकड़े बहुत ही स्ट्रांग हैं, बहुत अच्छे हैं और यतीन भी एग्जैक्टली आप देखें उसी पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करते हुए। और याद रखिएगा कोल इंडिया, ये तो एक ऐसा चार्ट है जो कि इस पैनल में मौजूद सभी अगर आप देखें तो जो एनालिस्ट हैं उनका एक प्रेफर्ड स्टॉक है और इसकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी है कि पूछिए मत। कोल इंडिया ऑलमोस्ट 21 अगस्त 2019 से लेकर अगर मैं अब तक के टाइम फ्रेम को जोड़ लूँ तो एक बहुत ही बड़ा राउंडिंग बॉटम जो है वो कहीं ना कहीं एक अपनी नेक लाइन को टेस्ट कर रहा है बार बार। ये दोनों ही स्टॉक्स बड़े स्ट्राइक करने वाले स्टॉक्स यतिन ने मेंशन किए। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब एक काम करते हैं, यहाँ से बीटीएसटी का क्रम शुरू करते हैं, मोमेंटम कॉस्ट का क्रम शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं रचना जी से। रचना जी बताइए, ऑल्दो ये बहुत ही डिफिकल्ट डेज होंगे ये अगले दो, आपकी राय क्या है, क्या कैरी करेंगे आप कल के लिए? रचना जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना ट्वीट बताइए। सॉरी, अगर आपने जिस स्टॉक का जिक्र किया अभी कोल इंडिया, उसी की ही बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है और ये काउंटर जब तक 198 के ऊपर रहेगा तो ऊपर वाली साइड पे ये बहुत ही जल्दी 206 और 210 की तरफ जाता हुआ हमें फ्यूचर्स पे नजर आ सकता है। तो कोल इंडिया पे लॉन्ग कर सकते हैं 198 के स्टॉप लॉस के साथ। कोल इंडिया रचना जी का प्रेफर्ड कॉल रहेगा, बाय टुडे एंड सेल टुमारो की रेंज, मतलब आज लीजिए और कल प्रॉफिट बुक करिए, उसका विकल्प खुला है। मानस, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? कि मुथूट और मनापुरम दोनों चार्ट पे वीक लग रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुथूट की तरफ देखना चाहिए। मुथूट पे एक सेल कॉल लेना है क्योंकि देखिए अब मुथूट करीब 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। इंटरडे चार्ट पे एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला 1032 के नीचे, तो मेरा समझ है कि यहाँ पर भी गिरावट बढ़ेगी। टारगेट करीब करीब 1000 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए 1041 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, मुथूट फाइनेंस सेल और एनबीएफसीज में आप देखें सेल कॉल आती हुई यहाँ पर। मुथूट जरा प्लीज स्ट्रक्चर स्क्रीन पर रखिएगा, क्या कर रहा है मुथूट फाइनेंस एट 1026। यस, एक खराब चार्ट और आज 20-डे एक्सपोनेंशियल नीचे फिसलता हुआ चार्ट है। श्रीकांत, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? बिल्कुल, तो देखिए अगर इस मार्केट में इस लेवल पे अगर कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है तो मुझे लग रहा है कि फिर वापस यहाँ पे हमें फोकस करना पड़ेगा कुछ एक फाइनेंशियल्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम जारी है। इवन दो हमने कुछ करेक्शन देखा है लेकिन हमें लगता है कि स्टॉक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो तकरीबन 515 के करीब ट्रेड कर रहा है, वो हमें लगता है कि 515 से लेकर 510 के रेंज में थोड़ा और कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन इवेंचुअली लगता है कि ये स्टॉक एक बार 525 से लेकर 530 के लेवल्स दिखा सकता है। तो मैं करंट लेवल से स्टेट बैंक को एज अ बीटीएसटी बेसिस पे लॉन्ग करूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा यहाँ पे 505 का, टारगेट्स रखेंगे हम 530 रुपए। एसबीआई 514 पे याद रखिएगा, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ बट स्टिल ये पूरे बैंकिंग स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर की ट्रेजेक्टरी में आता है, के जोन में आता है, खड़ा हुआ है। 510 के स्पेशली अगर आप देखें ऊपर बड़ी कमांडिंग पोजीशन में ये स्टॉक नजर आ रहा है। प्रकाश सर बताइए, आप क्या कैरी करेंगे कल मॉर्निंग के लिए? मैं कैरी करूंगा शॉर्ट साइड, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर वीकनेस है और ट्रेडेड लो पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए 1780 का कोटक महिंद्रा बैंक। मेरे ख्याल से लो लेवल देखेंगे, अच्छा मूव मिला तो 1700 भी देख सकते हैं अंदर लेवल से। तो कोटक महिंद्रा बैंक वीक मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक आपको वीक लग रहा है, आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे 1755 के जोन में स्टॉक डे लो की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ 102% नीचे। इट्स अ शॉर्ट कॉल। असित, आप क्या कैरी करेंगे? मेरा भी कोटा बैंक था आई थिंक, बट एट द सेम टाइम वी कैन गो विद आइशर मोटो। मुझे लगता है आइशर मोटो को स्टॉप लॉस रखेंगे 30-35 फॉर अ टारगेट ऑफ 3000। आइशर मोटो में थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रहा है एंड बायस इज लिटिल नेगेटिव, सो शॉर्ट इन आइशर मोटो। आइशर मोटर्स यहाँ पे वीकनेस, और सुबह से अगर आप देखें इस स्टॉक में वीकनेस थी, जहां खुला वही डे हाई बन गया, टॉप बन गया, वही कोलैप्स होता रहा। तो याद रखिएगा अब शॉर्ट कॉल्स भी बाजार में काफ़ी खुल रही हैं और इसीलिए देखिए मैं ऑटो में कह रहा था कि मारुति या फिर टाटा मोटर्स को प्रीएम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दिवाली नंबर्स रखे बट स्टिल कॉन्फिडेंस नहीं है चार्ट्स को देख कर।
मयूरेश जी, आप अर्निंग सीजन के बिल्कुल मध्य में आ चुके हैं और आपको एक बड़ा क्लियर सेंस मिल रहा है अब क्या खराब कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है। बताइए, इसी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को लोकेट करते करते आपका आज का जो कॉल है वो क्या होगा कल के लिए? तो बिल्कुल विनोद जी, इनफैक्ट हमारी जो मार्केट्स में इंडिया में एक क्यूरेटेड लिस्ट आती है स्टॉक्स मेकिंग न्यू हाइज, जहाँ पे आरएस लाइन नया हाई बना रही है, वहां से एक स्टॉक आ रहा है करूर वैश्य बैंक का। आपने नतीजों का जिक्र किया, मुझे लगता है मिड साइज प्राइवेट बैंक्स करूर हो, फेडरल हो, शानदार नतीजे पोस्ट किए हैं। करूर के लिए आई थिंक जो ग्रॉस एनपीएस है वो 5.21 पे आए हैं, नेट एनपीएस हैव कम डाउन एट 1.91। तो जो मैनेजमेंट कह रही थी कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जीएनपीएस 5% के नीचे और नेट एनपीएस 2% के नीचे, वो ऑलरेडी नेट एनपीएस ले आ चुके हैं। दूसरा आप देखें, आई थिंक जो एडवांसेस ग्रोथ है ये तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन में बनी हुई है, और क्योंकि उनका रिटेल लायबिलिटी फ्रेंचाइज बहुत तगड़ा है, टर्म डिपॉजिट्स 94% रिटेल से आते हैं, उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी लो रहते हैं, इसलिए इनकी जो निम्स की ट्रेजेक्ट्री है ये 3.8 से 3.9 के ट्रेजेक्ट्री में बनी रहेगी। तीसरा, आई थिंक जो प्रोविजनिंग इन्होंने बैलेंस शीट पे किए हैं और जितनी स्लिपेजेस के नंबर्स आए, स्पेसिफिकली स्लिपेजेस और रिस्ट्रक्चर्ड बुक का एक कंबाइंड आंकड़ा, कहीं ना कहीं वो भी कम होता जाएगा। क्लोज टू 3% था, बट आई एम प्रीटी श्योर management will get that combined figure less than 2.5%. On top of that, I think जो इसकी बुक वैल्यू है, अगर आप बुक वैल्यू FY24 की है 2 years down the line 100 रुपए पकड़ के भी चलते हैं तो स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग एट 0.6 times प्राइस टू एडजस्टेड बुक। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स की वजह से हमारी जो क्यूरेटेड लिस्ट मार्केट्स में देखने के लिए करूर वैश्य बैंक एक शॉर्ट टर्म ट्रेड हो सकता है। करूर वैश्य बैंक अगर आप देखें एक शॉर्ट टर्म सेटअप के अनुसार मयूरेश जी को और उनकी टेक्निकल टीम्स के साथ जो भी इंट्रोडक्शन हुए हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी नजर आती हुई। चलिए अभी काम करते हैं, बाजार डेल ऊपर है, इट्स 16,482 और बहुत नजदीक खड़ा है आपका 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 16,455 पर प्लेस्ड है। निफ्टी बैंक और रिट्रेस हुआ है और निफ्टी बैंक रिट्रेस होके और नजदीकी से अपने आप को जो है वो 36,000 के और 36,200 के बेस जोन के आसपास लाने की कोशिश करता हुआ। याद रखिएगा इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 36,000 की पुट और 36 से 36,200 की पुट, ये 3 पुट ऑप्शन सबसे बड़ा ओआई होल्ड करते हैं। मेनवेल मार्केट से डे लो, वो स्टॉक्स जो कि आज सबसे स्ट्रांग रहे पहले वो लेके आइए स्टॉक्स एक एक करके। सन टीवी याद रखिएगा आज 5.5% ऊपर, मीडिया स्पेस में ये स्टॉक आज अपने 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर गया लेकिन टिक नहीं कर पाया। बजाज फाइनेंस अगर आप देखें आज स्टॉक स्प्लिट और बोनस की खबरों के बीच में करीब 13,299 स्टॉक अगर आप देखें डे हाई के रेंज में और आज स्ट्राइक किया 100 एक्सपोनेंशियल एवरेज। डेल्टा कॉप सुबह ही प्रकाश सर की कॉल थी 192.70 करीब 4.25% ऊपर। हिंदुस्तान कॉपर, एनबीसीसी, रैमको सीमेंट्स और जेके सीमेंट्स, ये कुछ ऐसे कंपनीज है जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप था। लॉन्ग थे मात्र 12 में। देखिए सुबह सुबह ये 36 लॉन्ग्स थे और आखिरी में आते आते उसका भी 1/3 रह गया। तो ह्यूज अगर आप देखें आज एक प्रॉफिट टेकिंग की और शॉर्टिंग की जो फीलिंग थी मार्केट्स में सुबह से ही विजिबल थी। 61 शॉर्ट स्क्यूज हुआ लगभग 33 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये देखिए एक बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले 2 चीजें हुई और वो था एक तो एफआईएस की थोड़ी कैश पे सेलिंग, एफआईएस का इंडेक्स शॉर्ट, एफआईएस का स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, एफआईएस का कॉल शॉर्ट और एफआईएस का पुट शॉर्ट कवर। और आप देखिए वो फीलिंग स्क्रीन पे विजिबल है। अब एक काम करते हैं जरा एक दो करके जो रोलोवर्स के आंकड़े हैं वो देख लेते हैं। लेट्स चेक इंडिसेस रोलोवर्स, अब तक के रोलोवर्स क्या रहे और कैसे रहे। अगर आप निफ्टी का रोलोवर देखें, आई थिंक वो मेरा उस स्क्रीन पे अगर आप देखें लोड नहीं हो रहा है, यस निफ्टी का रोलोवर है अब तक करीब आप समझ लीजिए 43%, यानी कल ये करीब 30 पे खड़ा था, 35 पे माफ कीजिएगा, और करीब अब 41% मार्क करता हुआ निफ्टी बैंक का रोलोवर लेके आइए स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक में कल लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी, याद रखिएगा बहुत थोड़ी सी, और यहाँ का रोलोवर 6% बढ़ा। कल क्लोजिंग बेसिस पे जो रोलोवर था करीब 30% था, वो बढ़ के अब करीब 36% पर आया। मैंने आपको एक स्पेस पहले बताया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स यानी मेटल्स दिखा रहा था, उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील था, उसके बाद मैंने केमिकल्स का जिक्र किया। एक स्पेस और देखिए और वो है बैंकिंग की जरा रोलोवर की कहानी देखते हैं। बैंकिंग में जो 52% मैं देखिए वो जो रोलोवर था वो था सिर्फ वो 12 स्टॉक्स का, लेकिन अगर मैं स्प्रेड कर दूं पूरे डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स तो करीब 52% बैठता है। इसमें 70% है इंडसइंड बैंक का। देखिए ये स्टॉक आज गिरा है बट स्टिल बहुत कम गिरा है। इसका स्ट्रक्चर वाकई अगर आप देखें अभी भी इंप्रेस कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस स्ट्रक्चर में। बस इसने अगर आप देखें आज हल्का सा एक पॉज लिया करीब 962 पे, और समझ लीजिएगा कि लोअर शेडो आज की भी काफ़ी वाइड है, यानी प्राइस नीचे नहीं टिका।
रचना जी, एक व्यू लेना चाहूंगा आपका मैं इंडसइंड बैंक पे। रचना जी, क्या व्यू बनता है आपका? थोड़ा सा अगर मैं प्रोस्पेक्टिव बड़ा रखूं तो क्या ये चार्ट आपको इम्प्रेस कर रहा है? जी, जहाँ इंडसइंड बैंक यहाँ पे अच्छा साइडवेज मूवमेंट तो हो रखा है बहुत दिनों से। अब ये अगर यहाँ से 970 के ऊपर निकलता फ्यूचर्स पे तो यहाँ पे मोमेंटम बढ़ने के चांसेस है। ओके, रचना जी, रचना जी प्लीज, आपकी आई थिंक वॉइस में बहुत अगर आप दिक्कत है, मैं यही आउटलुक ले रहा हूँ श्रीकांत जी से। श्रीकांत जी, आपका इंडसइंड बैंक पे आउटलुक? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे एक हमने काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखा है और यहाँ पे भी हमने देखा है कि ये पूरे रैली में जहाँ पे सबसे ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस थी वहां पे एक बड़ा कवरिंग हमने देखा है। बट चूंकि ये काफी चल चुका है और अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के काफी नजदीक आके कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमें लगता है कि शायद इसमें फर्दर लेग्स है। ये शायद एक बार स्टॉक 990 या 1000 के लेवल्स को दिखा सकता है, बिकॉज उन्हीं लेवल्स के करीब अगर आप देखें तो इसमें कई बार अच्छी सेलिंग बनी है। बट करंट लेवल से जैसे कि ये 200 दिन के एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो हमें लगता है कि 1000 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर यहाँ पे अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशंस अगर बनानी है तो बना भी सकते हैं, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम हमें लगता है कि शायद वापस यू टर्न ले सकता है। तो उस केस में स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा तकरीबन 950 के करीब का, तो काफी नजदीक का स्टॉप लॉस है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा बन रहा है। जी देखिए, आज की इस क्लोजिंग में और लगभग 1% के लॉसेस के जब 155 पॉइंट नीचे निफ्टी रहा, अगर इम्प्रेस करने वाले कुछ स्टॉक्स थे तो उसमें था एक इंडसइंड बैंक और एक पीवीआर बहुत शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। पीवीआर वाकई चार्ट्स पे कुछ अच्छा कर रहा है और आप यकीन मानिए इसकी जो प्लेसमेंट है वो इंडिकेट करती है कि समथिंग जिसे कहते हैं ना, प्रीवियस हाइस को बाइसेक्ट करके नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करने की टेंडेंसी काफ़ी बड़ी है। सर एक बार प्लीज़ इसका रोल ओवर लेके आइएगा स्क्रीन पर। मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया इसका रोल ओवर अब तक, लेकिन मानस वो फीलिंग आपके अंदर है क्या? जो लोग डिलीवरी पे काम करते हैं, इट्स 52 आई थिंक एक ठीक ठाक रोल ओवर है यहाँ पर। आपका व्यू क्या है? देखिए, पीवीआर पे अभी तक तो ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। एक रेजिस्टेंस है 1970 के आसपास, मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन के बाद वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके 2030 के आसपास स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल आप अपनी पोजीशन में बने रहिए 1899 के स्टॉप लॉस के साथ। गावा सर, पीवीआर क्यों चल रहा है? इस वीकेंड तो कोई ऐसी कोई रिलीज भी नहीं लगी है, मैं वही देख रहा था। लेकिन चल रहा है कुछ दिनों से और मुझे लगता है 2000 की तरफ जाएगा, ऐसा कुछ नजर आता है। अब ट्रेड कर रहा है 1950 पर, क्यों चल रहा है पता नहीं, शायद लोग दुखी हैं बाहर घर पे रहकर। अच्छा, इससे ज्यादा नीरज वाजपेयी आज वो क्या चल रहा है मैं वीरू नजर नहीं आया आपको, क्योंकि आज शाम के आवाज अड्डा की तैयारी कर रहे हैं वो रणवीर सिंह की जो इमेजेस आ गई हैं उस पर आज आवाज अड्डा है जिस पे हल्ला मचा हुआ है। तो नीरज वाजपेयी आज उसमें इन डेप्थ पढ़ाई करने में लगे हुए इसीलिए नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, वीकनेस बढ़ रही है, ब्रेथ डिटोरिएट हो रही है, दिक्कत भरा थोड़ा सा सेशन बंद था हुआ। खैर, उसको रैप अप आगे करूंगा मैं, लेकिन एक गेल का स्टॉक दिखाइएगा। हम बड़े नंबर्स पे दीपाली से बातचीत कर ली, निफ्टी के इंपॉर्टेंट अर्निंग्स पे। गेल की बोर्ड मीट कल स्केड्यूल्ड है, उस बोर्ड मीट से पहले देखिए कैसी वीकनेस है। और बोर्ड मीट तो अच्छे कारणों से था, बोनस इशू रोल आउट होने की, लेकिन दिन के लोज पे जाके गेल आज बंद होने की तैयारी कर रहा है। भैरेश, अब ट्रेड वेट छोड़ देते, गेल फंडामेंटली व्यू क्या बन रहा है आप लोगों का? इसको तो गैस प्राइस को फर्क पड़ता नहीं है, तो सिर्फ कैरियर ऑफ गैस है, बिजनेस मॉडल तो ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे आशीष जी, बट होता क्या है ना, दो चीज होती है इसमें। एक होता है जो पेट्रोकेमिकल का इनका धंधा है, जो एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है एबिट लेवल पे। जैसे क्रूड के प्राइसेस कम हो रहे हैं और जैसे हमने रिलायंस के नतीजों में भी देखा है, जो पॉलीमर के प्राइसेस हैं, जो आई थिंक पॉलीइथिलीन के प्राइसेस आप देखते हैं, और जो पॉलिएस्टर की पूरी वैल्यू चेन है, तो जो पेटकेम का आई थिंक एक वैल्यू चेन है और स्प्रेड्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसके लिए आई थिंक जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस से एबिट है ये थोड़ी कम आएगी कंसोलिडेटेड एबिट पे, और इसलिए उस हिसाब से कैश फ्लोज कम आ जाएंगे। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ मिडस्ट्रीम कंपनी, ये ना अपस्ट्रीम है ना डाउनस्ट्रीम है, एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो इनकी वॉल्यूम ग्रोथ होती है फ्रॉम ट्रांसमिशन बिजनेस, आई थिंक वो बरकरार रहती है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक एज वॉल्यूम्स probably start diminishing, उसका जो EBITDA आता है even from the transmission part of their business in terms of total volume carried, ये थोड़ा कम हो जाता है। और तीसरा,
जो इन्वेस्टमेंट्स इनके बुक्स पे है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी आई थिंक इरोड हो रही है, और अगर आप हेयरकट भी लेते हैं, जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट हम जिसे कहते हैं, आई थिंक वो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी कम होती जा रही है। तो डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है, बट ये 3 जो फैक्टर्स है ये शायद प्राइस परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे हैं। और ये बढ़िया। अच्छा, श्रीकांत का कोल इंडिया तो अभी भी क्या डटा खड़ा हुआ है, अब मार्केट सिंक कर रहे हैं इसीलिए प्रेशर में है, लेकिन वो अभी भी 2.5% वैसे मजबूती के साथ कोल इंडिया खड़ा हुआ है। श्रीकांत की कमोडिटी सुबह आपके रडार पे थे, ये टाटा स्टील जो पूरी तस्वीर पलट गई, ये मेयरली रिजल्ट्स के बाद का मैं अनवाइंडिंग प्रेशर समझूं या कुछ दिक्कत बढ़ रही है? और तो आशीष जी देखिए, और ये जो रचना जी के साथ हो रहा है वही आपको श्रीकांत जी के साथ होता हुआ नजर आएगा। ऑडियो इश्यूज। बाहर बारिश हो रही है डायरेक्टर साहब? तो डायरेक्टर मुझे कैसे मालूम, मैं तो ड्यूटी पे सुबह से बिजी हूँ, तो किसी ने हमने बाहर देखा भी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से बारिश तो नहीं हो रही इस समय, लेकिन दिक्कत आ रही है नेटवर्क्स में। टाटा स्टील पेन में, जेएसडब्ल्यू स्टील स्ट्रेंथ दिखाता हुआ 2% के उछाल के साथ। कुछ चुनाव मानस तो कौन सा ट्रेड होगा मेटल्स में, लेना है या नहीं लेना है? देखिए, एक शॉर्ट कवरिंग के चलते जेएसडब्ल्यू स्टील एक ऐसा स्टॉक है जो मेरा समझना है कि यहाँ से भी एक अच्छी खासी बढ़त दिखा सकता है। शायद स्टॉक अपने 100 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है। तो अगर इस गिरावट में खरीदारी करनी है मेटल स्पेस में तो जेएसडब्ल्यू स्टील पसंद रहेगी। स्टॉप लॉस 585 के नीचे रहेगा, टारगेट 615 के आसपास के रहेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील। और देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ लोग स्टूडियो में बैठ के भी बारिश का जायज़ा लगा लेते हैं, और कुछ लोग जो होता है वो वक्त मिलता है तो बारिश का जायज़ा लेने के लिए बाहर का भी एक चक्कर लगा लेते हैं। यकीन मानिए होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। चलिए, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जिससे पहले कि आशीष वॉल पे जाएं, मैं जरा 1-2 स्टॉक्स दिखा देता हूँ। बजाज फिंसर, आप देखिए आज का लीडर करीब 5.25% ऊपर 13,280। सन टीवी, एनबीसीसी और डेल्टा कॉर्प। चलते एक बार फिर से आशीष के पास। मैं आशीष का जिक्र बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन चलते हैं आशीष के पास। वॉल पे आशीष हो गए। लास्ट टाइम जब दिल्ली में पहली बारिश हुई थी तो कौन स्टूडियो से जाना चाहता था? वैसे मैं स्टूडियो में अंदर था, मैं बाहर गया नहीं ऑफिस के। दिक्कत भरी भाई आज का से। एक बार मैं जाऊं स्क्रीन पे, उससे पहले यूएस के फ्यूचर्स देख जाता हूं। 1/4 से 1/3 यार, शो भी इसी लेवल पे शुरू करा था। हमारी वीकनेस थोड़ी ज्यादा प्रोफाउंड हो गई है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो कल 0.5% का दबाव, उसके ऊपर 1% की और कमजोरी मंगलवार के सेशन में 16,500 के अब कन्विंसिंगली नीचे 16,465 464 के जोन्स पर क्लोजिंग टिक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रेशर निफ्टी बैंक पे आया, इन लाइन विद निफ्टी 1% का दबाव। ज्यादातर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, अब वो इंडसइंड वगैरह को छोड़ दीजिए जो अच्छे मूव वीरू जिसकी मेंशन भी कर रहे थे, अदरवाइज प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स थोड़े से दबाव में थे। और आईटी ने तो आज खासा प्रेशर, इन्फोसिस ने लीड किया हो, लेकिन वायदा में देखिएगा आज के टॉप लूजर्स कितने सारे आईटी स्टॉक्स आपको वहां पे नजर आएंगे। तो आईटी थोड़ा सा पेन में आता हुआ नजर आया। हमने रिजल्ट से पहले टीसीएस के नंबर्स के बाद भी आईटी में सारे सेक्युलर स्ट्रेंथ आती हुई देखी थी, वो सारी आज फिजल आउट हुई है। आईटी में अच्छा खासा दबाव, जबकि नैस्डैक आज इस समय ऐसा नहीं कि वो ग्लोबल क्यूज उस तरफ इंडिकेट कर रहा है। दिखाइए इसमें जरा फाइनेंस इंडेक्स, क्योंकि वो थोड़ा सा बजाज फिनसर्व का तड़का था, उसमें बजाज फाइनेंस का तड़का था, इसीलिए निफ्टी बैंक से बेहतर आपको निफ्टी फाइनेंस नजर आएगा। लेकिन आज हुआ क्या, लार्जली सारी इंपॉर्टेंट सेक्टोरल पॉकेट्स इन रेड कामकाज करती हुई नजर आई, और उन लॉसेस को लीड करा आईटी ने, बैंक्स उसमें थे, ये सब पॉकेट्स वीक थी। जो क्लोजिंग प्रोविजनल क्लोज आया है वो 1% का दबाव, 163 पॉइंट नीचे 467 के लेवल्स पर निफ्टी क्लोज होता हुआ। निफ्टी बैंक 36,350 का प्रोविजनल क्लोज डिलीवर कर रहा है। मिड कैप 1.25% से ज्यादा का दबाव। क्विकली स्मॉल कैप इस प्लेट पे दिखाइए 1.5% के आसपास की कमजोरी, और ब्रेथ फाइनली हो गई 1:2 का रेशियो डिक्लाइंस के फेवर। इसके उल्टा हमने शुरुआत करी थी, 2/3 बाजार इन ग्रीन था, बंद होते थे 2/3 बाजार इन रेड। तो ये वो मिरर हो गया सुबह का, और उल्टा हो गया पूरा ब्रॉडर मार्केट्स का हाल। निफ्टी 50 का क्विकली परफॉर्मेंस दिखा दीजिए स्क्रीन पे, उसके बाद वीरू से एक लास्ट कमेंट ले लेंगे आज की क्लोजिंग पे। बजाज फिनसर्व 5-5.5% कमजोर बाजार में उछला। हम परसों थर्सडे को उसकी बोर्ड मीट का इंतजार कर रहे हैं, बोनस और स्टॉक स्प्लिट पे। जेएसडब्ल्यू स्टील आज अच्छा कर गया, अभी अभी चर्चा में था। कोल इंडिया सुबह से एक्सपर्ट्स के रडार पे था अच्छा। भारतीय वो टेलीकॉम के 5G स्पेक्ट्रम की बिडिंग के बीच ऑलमोस्ट 1% का उछाल।
नीरज वाजपेयी ने सुबह कहा था आईटीसी की चाल अपनी है, बाजार कमजोर है तो आईटीसी को रडाप रखिए। लीजिए आधा % ऊपर आईटीसी फाइनली कमजोर बाजार में बंद होता हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल 3.5% के दबाव के बाद, कल सबसे बड़ा सरदर्द था इसका वो प्रेशर, आज स्टेबिलिटी के साथ कमजोर बाजार में इन ग्रीन बंद होता हुआ नजर आया। जो स्टॉक्स वीकनेस थी, जैसे कल रिलायंस 3.5% गिरा था, आज इन्फोसिस 3.5% गिरता हुआ नजर आया। हैवीवेट्स में HUL प्रेशर में, एक्सिस बैंक दबाव में, आईटी के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स खैर आपकी स्क्रीन पे प्रेशर में, उन पे नहीं जा रहा एक एक करके। TCS LNT जोड़ दीजिए वीकनेस की तरफ, HDFC लिमिटेड देख दीजिए वीकनेस की तरफ, ICICI बैंक आधे %। ये सब वो हैवीवेट्स थे जो कमजोरी के साथ आज के सेशन में क्लोज होते हुए नजर आए। बजाज ऑटो अच्छे नंबर्स पे भी 2.5% दबाव के साथ। चलिए LNT एक बार दिखा दिए जाते जाते, 0.25% की कमजोरी लास्ट इन टूबरो पे। अब बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आएंगे जिसपे हम लोग कल सुबह चर्चा और रिएक्ट करेंगे। वीरो, अच्छा जो क्लोजिंग हुई 483 ऑड लेवल्स के आसपास निफ्टी की, या 36,400 के एक शेड ऊपर निफ्टी बैंक की, कैसी लग रही है? एक छोटा सा प्रीमाइस सेट कर देते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। देखिए आशीष, निफ्टी बैंक की तो अगर आप देखें कुछ खास खराब नहीं थी, अपने ऑप्शन बेस के पास, लेकिन निफ्टी ने एक ठीक ठाक रिट्रेसमेंट के साथ क्लोजिंग दी और अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट करके क्लोजिंग दी है। बट अभी भी आई थिंक मैं कहूँगा आशीष कि मैं पजल इसलिए हूँ क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग स्विंग के बाद 2 एवरेजेस पे आके बैठना, लौटना पॉसिबल लग रहा था। और फाइनल मैसेज देगा निफ्टी कि मैं कोलैप्स हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा है, वो होगा करीब 16,440 445, जो कि 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है। सो आई थिंक इन इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में जहाँ पर आप एक बड़े कहीं ना कहीं इवेंट का इंतजार कर रहे हैं, क्लोजर का एक्सपायरी, ये बहुत एक क्लियर डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है कि आप यहाँ पे शॉर्ट रहें या लॉन्ग रहें। आशीष, चलिए जाते जाते, अच्छा जो गेस्ट अभी भी जुड़े हुए हैं सबको थैंक यू आज जुड़ने के लिए, मदद करने के लिए मंगलवार के दिन। जाते जाते सीधा सौदा में आज जो स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, कौन से स्टॉक्स थे और कैसा परफॉर्मेंस रहा, एक बार दिखा देते हैं आपकी स्क्रीन पर। तानला प्लेटफॉर्म्स कमजोर नंबर्स, एस्टेक और तत्व चिंतन कमजोर नंबर्स पे शार्प रिएक्शंस। बजाज फिनसर्व वो निफ्टी का टॉप गेनर बन गया आज तो, और अच्छे मौके दिन के दौरान खरीदारी करने के भी खैर स्टॉक में मिले थे, बढ़िया परफॉर्मेंस। फ्लिप करिएगा और बाकी के जो स्टॉक्स थे उनमें और कौन सी हाईलाइट्स हैं वो भी स्क्रीन पे दिखा दीजिए। जिंदल ड्रिलिंग, ITC, ये अभी मैं मेंशन कर रहा था, कमजोर बाजार में स्टैंड आउट करते हुए नजर आए। जिंदल ड्रिलिंग तो 5% के सर्किट पे ही लगा रहा। IEX मैक्रोटेक के नंबर्स इतने कमजोर नहीं थे लेकिन कॉल सही निकला, रेड की बात हुई, रेड पे ही वो स्टॉक और अच्छी खासी कमजोरी के साथ वो स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया। चलिए इस नोट पर आज के इस शो में कमाई का अड्डा में इतना ही। कल आप लोगों से सुबह फिर मुलाकात होगी, सुबह 7 बजे से कंटिन्यूस कवरेज। कल वेडनेसडे का दिन है और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जो हमारे सामने खड़ा है, उसकी बातचीत अब कल ही। इस शो में इतना ही, मुझे और वीरू को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार कमोडिटीज का तड़का लेकर आए। नमस्कार।